प्रकोप के बाद में परतंत्र दोष प्रकोप, स्वतंत्र और परतंत्र दोष प्रकोप, इस विषय में हमने चर्चा शुरू की थी और जहाँ पे आधा लेक्चर हुआ तो वो फिर से एक बार हम देखेंगे। अष्टांग उदय में सूत्र स्थान के 12वें चैप्टर में, जिनके पास अभी अष्टांग उदय नहीं है वो आप सूत्र नंबर लिख के रखिए। 60 और 61 ये नंबर के हैं। अष्टांग उदय सूत्र स्थान अध्याय 12 सूत्र नंबर 60 और 61। और चरक संहिता में विमान स्थान में वो निकाल सकते हैं आप। चरक संहिता विमान स्थान अध्याय 6/11 सूत्र क्रमांक 11 वो निकालिए। चरक सबके सामने है इसलिए हम चरक का सूत्र देखेंगे। पेज नंबर 254 सूत्र नंबर 11 चरक विमान स्थान अध्याय 6। तत्र अनुबंध्य अनुबंध कृतो विशेषः स्वतंत्रः व्यक्तलिंगः यथोक्त समुत्थान प्रशमः भवति अनुबंध्यः। स्वतंत्र, स्वतंत्र का पर्याय यहाँ पे स्वतंत्र को ही अनुबंध्य ऐसा कहते हैं और परतंत्र को अनुबंध ऐसा कहते हैं। जो यथोक्त समुत्थान प्रशमः, समुत्थान इसका मतलब हेतु, अपने हेतुओं से जो प्रकोपित होता है और अपनी ही चिकित्सा से जो प्रशमित होता है और जिसके लक्षण स्पष्ट है उसको स्वतंत्र दोष प्रकोप ऐसा कहेंगे। मतलब वात प्रकोप के लिए, वृद्धि के स्वरूपात्मक प्रकोप के लिए वायु के अपने रुक्ष, लघु, चल, बहु, शीघ्र, शीत, परुष, विशद, इन गुणों के द्रव्य, इन गुणों के कर्म, इन गुणों का प्रभाव, इनके अभ्यास से अगर वायु प्रकोपित, वृद्धात्मक प्रकोपित हो रहा है तो उसको स्वतंत्र वात प्रकोप कहेंगे। पर वात प्रकोप है और वात प्रकोप के लिए वात प्रकोप के खुद के हेतु नहीं है, उसके सबके उदाहरण देखना बाकी है, तो उसको परतंत्र दोष प्रकोप ऐसा कहेंगे। पित्त प्रकोप के लक्षण है और पित्त प्रकोप के लिए, उस पित्त प्रकोप के लिए पित्त के अपने खुद के उष्ण, तीक्ष्ण, स्निग्ध, द्रव, पित्तम सस्नेह तीक्ष्णोष्णम लघु विश्रम सरम द्रव, इन गुणों के आहार विहार ऐसे हेतु अगर वहां पे उपलब्ध है और पित्त प्रकोप हो रहा है तब वो स्वतंत्र पित्त प्रकोप है। पर पित्त प्रकोप के अपने हेतु नहीं है, फिर भी पित्त प्रकोप दिखाई जाता है। जैसे मैंने कल कहा कि रोज सुबह उठने के बाद, वमन करने के बाद ही उनको ठीक लगता है। प्रायः ऐसे रुग्णों में अजीर्ण ये हेतु रहता है। यहाँ पे अपना पित्त प्रकोप का अपना हेतु नहीं है, अजीर्ण के वजह से पित्त प्रकोप हो रहा है, तो वो परतंत्र पित्त प्रकोप। यहां तक समझ में आ गया क्या है? अभी तक कुछ डाउट है? इस व्याख्या की हमने सिर्फ अभी तक, तो व्याख्या में कुछ डाउट है? मैं एक बार फिर से कहूंगा, क्यों मैं बार बार स्ट्रेस दे रहा हूं यहां पे, क्योंकि ये विषय किसी भी पोर्शन में नहीं, स्वतंत्र और परतंत्र दोष प्रकोप, और ये बहुत महत्व का विषय। जो दोष प्रकोप वो चाहे क्षय हो या वृद्धि हो, अपने हेतुओं से हो रहा है, उसके प्रकोप के लिए स्व हेतु है। वृक्षादि गुणों से वात प्रकोप हो रहा है तो वो स्वतंत्र है, पर कफ के अवरोध से वात प्रकोप हो रहा है वो परतंत्र। आम के अवरोध से वात प्रकोप हो रहा है, मेद के अवरोध से आम प्रकोप हो रहा है, वो परतंत्र है। अभी हम ग्रंथ में से कुछ उदाहरण देखेंगे और फिर व्यावहारिक जो क्लिनिक में मुझे अनुभव हुआ है ऐसे कुछ उदाहरण मैं आपके सामने रखूंगा। पहले हम जाएंगे सूत्रस्थान अध्याय 17 सूत्र क्रमांक 30। पेज नंबर 100।
गया? शोक, उपवास, व्यायाम, रुक्ष, शुष्क, अल्प भोजनैः वायु हृदयम आविश्य जनयंती उत्तमाम रुजान। यहाँ पे हृदय में वात प्रकोप हो रहा है। इसका मतलब क्या लगेगा ये हम कल सुबह देखेंगे, वात प्रकोप जब सीखेंगे तब। अभी हमें कहाँ स्ट्रेस करना है? हेतु के ऊपर। हेतु क्या है वात प्रकोप के लिए? यहाँ पे हृदय में वात प्रकोप होने के लिए क्या हेतु है? शोक, उपवास, व्यायाम, रुक्ष, शुष्क, अल्प मात्रा में भोजन। ये हेतु कैसे है? वायु के अपने खुद के हेतु है, स्व हेतु है वायु के, और इनके हेतुओं के वजह से हृदय प्रदेश में वात प्रकोप हो रहा है। तो ये वात प्रकोप कौन सा है? स्वतंत्र वात प्रकोप है, इसलिए इसका नाम वातज हृदरोग दिया है। स्वतंत्र है। निदान स्थान अध्याय 1 ज्वर निदान, पेज नंबर 199 और सूत्र नंबर 19 ज्वर निदान। मिल गया? कोई तो पढ़ो, चलो वो माइक दो किसी को, कोई पढ़ो। एक सूत्र, बड़ा सूत्र है, पढ़ो मैडम। पकौड़े खा के नींद तो नहीं आ रही? 10 बजे तक को अभी कुछ इनको तकलीफ देने की नहीं, खाने पीने की, चाहे एक दिन लंदन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। वृक्ष लघुशीत वमन विरेचन आस्थापन शिरो विरेचन नाति योग अति योग, शिरो विरेचन अति योग, व्यायाम वेग संधारण अनशन अभिघात व्यवाय वेग उद्वेग शोक शोणित अतिशेक जागरण विषम शरीर न्यासेभ्यः अतिसेवितेभ्यः वायु प्रकोपम आपद्यते। अभी पिछले व्याख्यान में सर ने एक चीज बहुत महत्व की कही है कि जो हेतु है वो दोष प्रकोप के होते हैं, व्याधि के प्रकोप के नहीं होते। आपके जिसके पास में भाषांतरित किताब है वहां पे लिखा होगा ऊपर वातज्वर के हेतु, और चरक कहते हैं ये वात प्रकोप के हेतु है, ये वातज्वर के हेतु नहीं है। क्या कहते हैं? अतिसेवितेभ्यः वायु प्रकोपम आपद्यते। ज्वर हो रहा है कि नहीं? अभी तक नहीं हुआ है ज्वर, अभी तक सिर्फ दोष प्रकोप है, संप्रत्ति आगे है ज्वर की। और शोक उपवास जो अभी हृदरोग का देखा हमने, वो हेतु यहीं पे भी है। अगर वो वात प्रकोप हृदय में हो गया, हृदरोग हो गया। ये वात प्रकोप महासदस में हो गया, ज्वर हो गया। आमाशय में हो गया वात प्रकोप, ज्वर हो गया। ये हेतु कैसे? सभी के सभी हेतु कैसे? रुक्षादि गुणों के आहार, विहार, विचार, शोणिता अतिशय, जागरण, विषम शरीर न्यास, व्यायाम, रुक्ष शुष्क अल्प भोजन, शोधन का अतियोग, ऐसे है सब। कैसे हेतु है? वायु के अपने स्व हेतु, और इसलिए ये वात प्रकोप स्वतंत्र है। आगे देखिए सूत्र क्रमांक 22 इसी अध्याय में। उष्ण, अम्ल, लवण, क्षार, कटुक, अजीर्ण भोजनेभ्यः अतिसेवितेभ्यः तीक्ष्ण, आतप, अग्नि संताप, श्रम, क्रोध, विषम आहारेभ्यः पित्तम प्रकोपम आपद्यते। एक अजीर्ण छोड़ दीजिए, बाकी के सारे हेतु पित्त के स्व हेतु हैं, इसलिए ये पित्त प्रकोप स्वतंत्र है। श्लेष्मा के सूत्र देखिए 25। स्निग्ध, गुरु, मधुर, पिच्छील, शीत, अम्ल, लवण, दिवास्वाप, हर्ष, व्यायामेभ्यः अतिसेवितेभ्यः श्लेष्मा प्रकोपम आपद्यते। ये स्वतंत्र श्लेष्मा है। जिस दोष प्रकोप के लिए
अपने खुद के हेतु आवश्यक है उसको स्वतंत्र वात प्रकोप, स्वतंत्र दोष प्रकोप कहते हैं। और ये समझ में आया यहाँ तक। पर परतंत्र दोष प्रकोप कैसे समझना है? कल बहुत सवाल अलग अलग लोगों ने अलग अलग समय में मुझे पूछे। सवाल एक ही था पर पूछने वाले अलग थे और समय अलग अलग था। तो मैंने हर किसी को जवाब दिया कि कल का लेक्चर हो जाने दो तो सवाल अपने आप छूट जाएंगे। तो इसके बाद परतंत्र दोष प्रकोप कैसे समझना है, स्वतंत्र के 3 उदाहरण मैंने दिए और एक मेरा क्लिनिकल का उदाहरण, मेरा खुद के प्रैक्टिस का कल मैंने दिया। जो अर्दित कहना है नहीं कहना है मुझे पता नहीं है। स्वतंत्र वात प्रकोप, शिरस्थ स्वतंत्र वात प्रकोप शीत गुण से था, शीत रुक्ष गुण से। हमने उष्ण स्निग्ध का इस्तेमाल किया और वो ठीक हो गए, 3 दिन में ठीक हो गए और अभी तक उसका रिकरेंस नहीं है। तो क्लिनिकल का एक उदाहरण दिया। अभी परतंत्र में जाएंगे, वो ज्यादा महत्व का है। निदान स्थान अध्याय 4 में 2 उदाहरण स्वतंत्र के देता हूं। 3 अध्याय निकाले। गुल्म निदान सूत्र नंबर 6 पेज नंबर 209। यदा पुरुषो वातलो विशेषेण ज्वर वमन विरेचन अतिसार अन्यतमेन कर्षणेन कर्षितः वातलम आहारम आहरति शीतम विशेषेण अतिमात्रम अस्नेह पूर्वे वमन विरेचने पिबति अनुदीर्णां वा छर्दीं उदीरयति उदीर्णान् वातमूत्र पुरुष वेगान निरुणद्धि। अर्थ समझ में आ रहा है? ये बता सिंपल है। अत्यशीतो वा पिबति नवोदकम अतिमात्रम अति संशोभिना यानेन याति, मतलब जिनके गाड़ी में हॉर्न छोड़ के बाकी सब पार्ट्स बचते हैं उसको अति संशोभित यान कहते हैं। मतलब वो आए हैं, वो कॉर्नर पे आए तो यहाँ पता चलता है कि इनकी गाड़ी आ गई। ऐसे यान पे बार बार प्रवास करना, या फिर जो रास्ता बहुत क्या कहते हैं खराब है, ऐसे रास्ते से जो वेग में गाड़ी चलाना, ये अति संक्षोभ यान है, वात प्रकोप का हेतु। फिर या फिर स्टेट ट्रांसपोर्ट से एक प्रवास करना, ये अति संक्षोभ ऐसा होता है। स्टेट ट्रांसपोर्ट जो रहता है, हर कोई भी स्टेट में जाओ वो संक्षोभ यान ही रहता है। अति व्यवाय व्यायाम मध्य शोक रुचि अभिघातम रुच्छति विषमासन शयन संक्रमण सेवी अन्यद्वा किंचित एवं विधम विषमम अतिमात्रम व्यायाम जातम आरभते तस्य अपचारात् वातः प्रकोपम अपद्यते। ये वात प्रकोप हो रहा है, हेतु कैसे है? सारे स्वतंत्र है अपने हेतु। ये गुल्म के वात प्रकोप के स्वतंत्र, से यहाँ पे गुल्म स्वतंत्र है। ये वात प्रकोप गुल्म का स्वतंत्र है। अभी प्रमेय निदान पेज नंबर 215 सूत्र नंबर 36। आप अगर ऑब्जर्व कर रहे हो तो हर जगह हेतु समान है, व्याधि वही है, व्याधि अलग अलग है, हेतु। और अंतिम पंक्ति भी सेम है। यत् किंचित एवं विधम आहार जातम विहार जातम यस्य अपचारात् वाता प्रकोपम, जो अनुक्त है, जो यहाँ पे नहीं बताए पर अनुक्त है। ऐसे ही अन्य कोई प्रमेय में देखिए, वातज प्रमेय के हेतु क्या है? कषाय कटु तिक्त रुक्ष लघु शीत व्यवाय व्यायाम वमन विरेचन आस्थापन शिरोविरेचन अतियोग संधारण अनशन अभिघात आतप उद्वेग शोक शोणित अतिशेक जागरण विषम शरीर न्यास सेम है। इससे वात प्रकोप होता है। और फिर वात प्रमेय के 4 प्रकार दिए हैं। ये प्रमेय कैसा है? स्वतंत्र है। ये वातज प्रमेय स्वतंत्र है। प्रमेय विस्तार से यहाँ पे चर्चा की जाएगी कल या परसों, उसमें ये संप्राप्ति आ जाएगी। अभी हमें सिर्फ हेतु के ऊपर, वातज प्रमेय के ऊपर ध्यान है। ठीक है, ये देख लिया। अभी सूत्रस्थान अध्याय 17 सूत्र क्रमांक 78 पेज नंबर 103। मिल गया सूत्र?
अभी सूत्र ध्यान से पढ़ेंगे, पहले पूरा सूत्र पढ़ेंगे। गुरु स्निग्ध अम्ल लवणादि अतिमात्रम समश्नताम। क्या आहार कैसा है? गुरु स्निग्ध अम्ल लवण, इनका अति मात्रा में सेवन। नवम अन्नम, मतलब 1 साल जिसको अभी हुआ नहीं है, तो 1 साल के पहले का धान्य, यहाँ पे अन्न शब्द धान्यवाचक है। नवम पानम च, मतलब बिना उबाला हुआ कोई भी पान, पानीय लिक्विड, बिना उबाला हुआ। निद्रा आस्या सुखानी च, आस्या सुख मतलब बैठे रहना। घर पे बैठते हैं, क्लिनिक में बैठते हैं, गाड़ी पे बैठते हैं, ऑफिस में बैठते हैं, थिएटर में बैठते हैं, नाट्यगृह में बैठते हैं, और वो भी उत्कट का समय, तो वो क्या है? संतर्पण का है। आस्या सुख, प्रमेय कहते हो ना, आस्या सुख। आस्या सुख से क्या लगता है? आस्या मतलब ये सुख लगता है, ये आसन सुख है। आस्या सुख बैठे रहना। निद्राम आस्या सुखानी सुख, आस्या मतलब बैठना। त्यक्त व्यायाम, कभी व्यायाम नहीं करने का। त्यक्त चिंता, चिंता भी नहीं करने की। और जो होगा, मराठी में एक वाक्य प्रचार है, असेल माझा हरित देन खाटलावरी। अगर मेरे नसीब में होगा तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा, नहीं मिल रहा तो मेरे नसीब में ही नहीं, चिंता ही नहीं, एकदम आराम से जिंदगी। त्यक्त चिंता, जो ऊपर वाला देख लेगा उसकी जिम्मेदारी है। मैं कुछ नहीं करूँगा क्योंकि मैं हूँ भी नहीं कुछ, वो उसको क्या कहते हैं, अध्यात्म में ये कर देते हैं। नहीं, भगवान देखता है कि ये प्रयास करता है नहीं। तो त्यक्त चिंता, संशोधनम अकुर्वता, शोधन कभी नहीं करते। कितने लोगों ने आप में से बस्ती लिया है? एक बार तो नहीं। वमन कितने लोगों ने लिया है? वीरेशन कितने लोगों ने लिया है? देखो फिर भी कम है। अगर हम नहीं करेंगे तो हमें दूसरों को बताने की, क्या कहते हैं वो, राइट्स ही नहीं, हक ही नहीं हमें उनको बताने का। मैं जिस कॉलेज में था यूजी के लिए, वहां पे हमें कंपल्सरी शोधन कंपल्सरी कर रहे। एक सर थे हमारे, हजर नईस नाम के, स्वस्थ वृत्त के, वो कंपल्सरी। हम इतने उनको गालियां देते थे कि क्या इसको पेशेंट नहीं है, कहीं हमें क्यों पर वो 5 साल सारे शोधन हमारे हुए, और उसके बाद में हमें आदत ही लग गई वो शोधन करना है। साल में एक तो शोधन करना है। हम तो पाठोक करते हैं, शोधन करना है, बल देख के करो। शोधन की आदत लगनी चाहिए, हमें शोधन करना है पहले। बस्ती तो ले सकते हो। हमारे पंचकर्म के गुरु है वैद्य नाना जोशी, वो मराठी में कहते हैं, बस्ती द्यावा बस्ती घ्यावा, बस्ती जीवीचा विसार। मतलब बस्ती दो, बस्ती लो। बस्ती ये हमारे जीव का, क्या कहते हैं जिससे, क्या माने, आनंद का, उसको हम शौचानंद कहते हैं। तो संशोधन अपूर्व, अगर ये नहीं कर रहे हैं तो शोधन ये हेतु है, शोधन नहीं करना ये भी हेतु है। जो एक किसी ने बोला कि हेतु नहीं मिलते हैं, सर ने एक हेतु बताया कि अजीर्ण का निश्चय कैसे करना है, अजीर्ण के हेतु कैसे निकालें। वैसे वो रुग्ण शोधन करता है या नहीं करता है? अगर वो शोधन नहीं करता है, वो भी संतर्पण का हेतु है, क्योंकि दोष तैयार होते हैं शरीर में ऋतुनुसार, दिनानुसार, ये निकलने चाहिए बाहर। कभी कभी वो खुद उत्कृष्ट भी होते हैं। तो संशोधन अपूर्वता ये हेतु है। इससे क्या होता है? श्लेष्मा पित्तम च मेधा च मांसम च अति प्रवर्धते। ये सारे हेतु कैसे हैं? श्लेष्मा और पित्त के स्व हेतु है, और इससे श्लेष्मा पित्त मेद और मांस अतिवृद्ध होते हैं। ये स्वतंत्र श्लेष्मा, स्वतंत्र पित्त प्रकोप। अब इससे आगे क्या हो रहा है पढ़िए। तई ही मतलब इनके वजह से
आवृत गति ही वायु ओज आदाय गच्छति यदा बस्तिम तदा कृच्छ्रः मधुमेहः प्रवर्तते। मधुमेह ये कौन सा प्रमेह का प्रकार है? वात है। यहाँ वात प्रकोप का एक भी हेतु है नहीं है, फिर भी वातज व्याधि हो रही है, ये परतंत्र है। आज जो मधुमेह हमें मिलता है वो ये है, प्रायः ये आवरणजन्य है, ये परतंत्र है। ये दोषों के वृद्धि से होने वाला प्रकोप है। पहले श्लेष्म और पित्त वृद्ध होते हैं और इनके आवरण के वजह से पद्धति, इसके कारण से वात प्रकोप होता है और मधुमेह होता है। ये मधुमेह परतंत्र है। चिकित्सा किसकी करेंगे हम? वायु की करेंगे? नहीं। जो श्लेष्मा पित्त वृद्ध हुआ है इनके हेतु हम पहले बंद करेंगे, इन हेतुओं के गुणों की विपरीत चिकित्सा करेंगे, वो अवरोध चला जाएगा, मधुमेह ठीक हो जाएगा। इसलिए इसको कृच्छ साध्य कहा है। साध्य कोई कष्ट साध्य है। वो मधुमेह जो होता है वो कैसा है? असाध्य। वो क्यों असाध्य है वो हम कल देखेंगे। फर्क समझ में आया? ये परतंत्र है, वो स्वतंत्र है मधुमेह। अभी जो सूत्र देखा हमने, जिसका विस्तार बहुत अच्छी तरीके से हुआ, जीर्णे अश्नीय, वो निकालिए। चरक मीमांस्थान अध्याय 1 सूत्र नंबर 25, पेज नंबर 237, जीर्णे अश्नीय। सबके सूत्र मिल गए। अजीर्णे ही गुंजानस्य अभ्यवृतम आहार जातम पूर्वस्य आहारस्य रसम अपरिणतम। अजीर्णावस्था में क्या होता है? पहला खाया हुआ आहार अभी अपरिणत है, पूर्वस्य आहारस्य रसम अपरिणतम, उत्तरेण आहार रसेन उपसृजत। उसमें अगर ऐसी अवस्था में अजीर्णाशन किया जाए तो पहला आहार रस अपरिणत है और उसमें ऊपर से दूसरा आहार जो आ रहा है वो भी अपरिणत है, और वो क्या करता है? उत्तरेण आहार से उपसृजत, वो इकट्ठे होते हैं और सर्वान दोषान प्रकोपयति आशु। आशु मतलब तुरंत, त्वरित सर्व दोषों का प्रकोप होता है। ये क्या है? ये दोष प्रकोप होने के लिए अपने दोष के हेतु है यहां पे? एक भी नहीं। अजीर्णाशन ये हेतु है, ये परतंत्र दोष प्रकोप है। इसलिए परतंत्र दोष प्रकोप का एक महत्व का कारण है अजीर्णाशन। अजीर्णाशन से जो जो दोष प्रकोप होता है वो परतंत्र दोष प्रकोप है। ठीक है। इसी संदर्भ को थोड़ा और हम बढ़ाते हुए जाएंगे। गृहिणी चिकित्सा अध्याय सूत्र नंबर 39। पहले सारे ग्रंथोक्त हेतु देखेंगे, फिर मैं अनुभूत जो मेरे है मैं वो बताने वाला हूं। 42 पेज नंबर 517। अभोजनात्, अजीर्णात्, अतिभोजनात्, विषमाशनात्, असात्म्य, गुरु शीत, अतिरुक्ष संदुष्ट भोजनात्, विरेक वमन स्नेह विभ्रमात्, व्याधिकर्षणात्, देश काल ऋतु वैषम्यात्, वेगानां च विधारणात्, दुष्यति अग्निः। ये सारे हेतु अग्निदुष्टि के हैं। इसका भी विस्तार कल परसों और अच्छी तरीके से हो जाएगा, हमें अभी इसके ऊपर स्ट्रेस नहीं करना है। अग्निदुष्टि के ये हेतु है। इस ऐसा अग्निदुष्ट होने के बाद वो क्या करता है? सदुष्ट, मतलब वो अग्निदुष्ट होगा, वो क्या करता है? अन्नम न तत्पचति लघु अपि। वो लघु अपि शब्द से क्या लेना है? वो लघु आहार भी नहीं पचन करता। इसका मतलब क्या है? गुरु तो अशक्य है पचन,
डाइजेस्ट करना, इसको कहते हैं वाक्य शेष तंत्र। अर्थापत्ति, अपी से अर्थापत्ति भी ये भी ले सकते हैं। वो वाक्य आधा है तो वाक्य शेष भी है, और जो लिखा है उसका विपरीत अर्थ भी हम लेते हैं, इसलिए अर्थापत्ति भी। तो वो लघु आहार भी ठीक तरीके से पचन नहीं करता। फिर क्या होता है, ऐसा अपच्यमान, ऐसा आधा पचा हुआ आहार शरीर में पड़ा रहता है, उसको शुभ तत्व आता है और फिर उसको ही विष रूपत्व आता है। वो शरीर में अभी विष स्वरूप है, इसके लिए इसको क्या कहते हैं, आम विष कहते हैं। पहले क्या हुआ, अग्निदुष्ट हो गया, उस अग्निदुष्टि के वजह से लघु आहार भी पचन नहीं हो रहा है, ऐसा अर्ध पचा हुआ आहार शरीर में पड़ा रहा, अलसक हो गया, फिर उसको शुभ तत्व आ गया और फिर आम विष हो गए। अब क्या होता है आगे, तस्य लिंगम अजीर्णस्य, ये अजीर्ण है। क्यों? क्योंकि आहार पूरी तरह से जीर्ण नहीं हो रहा है। पहला क्या हो रहा है, विष्टंभ, मलावष्टंभ, दोषावष्टंभ। शरीर में जो जो गतिमान धातु घटक है वो अवष्टंभ हो रहा है, ये परतंत्र है। फिर है सदन, सदन की टीका है नीचे, दो अर्थ लेने, एक तो अंग सदन और दूसरा मनोसदन, डिप्रेशन, मनो अवसाद। फिर है शिरसोरुख, शिरोरुजा, ये परतंत्र वात प्रकोप से होने वाला, अजीर्ण से वात प्रकोप हो गए शिरोरुजा। फिर मूर्छा, भ्रम, पृष्ठकटिग्रह, ये पृष्ठकटिग्रह स्नेहन स्वेदन से ठीक नहीं होगा। शुरुआत में पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अग्निदुष्टि के हेतु निकालने पड़ेंगे, आम प्रदोष के हेतु निकालने पड़ेंगे, वो बंद करने पड़ेंगे। उसके बाद में उसके विपरीत चिकित्सा करनी पड़ेगी, और अगर शेष दोष बचे तो स्वेदन देना पड़ेगा। ये पृष्ठकटिग्रह वातश है, फिर भी वो परतंत्र है, ये अजीर्ण से होने वाला पृष्ठकटिग्रह है। अरोचक, अविपाक, और आगे क्या कहते हैं, ये अगर अजीर्ण आमविष जो है वो अगर संसृज्यमानम पित्तेन, वो शरीर में अगर पित्त के साथ संसृज्य होकर कार्य करेगा तो दाह, तृष्णा, मुख रोग और अम्ल पित्त और पित्तजांश चापरांगदान, अन्य और पित्त के व्याधि करेगा। ये मुख रोग, ये अम्ल पित्त, ये पित्तज विकार परतंत्र है। रूपांतरण, ये रूपांतरण है और ये परतंत्र है। अगर वो कफ के संगत हो गया तो यक्ष्मा, पीनस, मेहादि कफज रोग करेगा। बार बार प्रतिशय, कल सर ने बताया कि 2 बार प्रतिशय साल में होता है और 1 प्रतिशय 6 महीने रखता है। सब कुछ कर लिया, लक्ष्मी विलास ले लिया, त्रिफला क्या कहते हैं, सूक्ष्म त्रिफला ले ली, गंधक रसायन ले लिया, फिर भी ठीक नहीं हो रहा है। वो सेट्रिजिन वगैरह तो मतलब वो उसके ब्रांड एम्बेसडर हो गए, फिर भी ठीक नहीं हो रहा है। तो हेतु निकालने पड़ेंगे, शायद ये हेतु हो सकता है। अगर वो वात संसृष्ट हो गया तो करोति वात संसृष्टम वातजांश गदान बहुन, अन्य सारे वात व्याधि करेगा, ये वात व्याधि परतंत्र है। मूत्रस्थम मूत्र रोगांश, अगर ये मूत्रस्थ जाएगा आमविष, सारे मूत्र विकार करेगा। शकृतगत हो गया तो कुक्षी रोग करेगा। रसादि भी में जाएगा, धातुगत जाएगा तो उस धातु के प्रदोषज विकार जो 28वें अध्याय में वर्णन किए हैं वो करेंगे, पर ये परतंत्र है। ऐसा ही सूत्र सुश्रुत में है, सुश्रुत संहिता 15वां अध्याय, रस निमित्तम एवं स्थौल्यम कारशम, ऐसा है। निकाल, आपको भी निकल लाना चाहिए क्या? पेज नंबर 73, रस निमित्तम एवं स्थौल्यम कारशम च। और आगे कहते हैं, मैं धीरे धीरे पढ़ूंगा जिनके पास सुश्रुत नहीं है। श्लेष्मल आहार सेविना,
जो बार बार शेषबल आहार सेवन करते हैं, अध्यशनशीलिनः, अध्यशन करते हैं, अव्यायामिनः, व्यायाम नहीं करते हैं, दिवा स्वप्न रतस्य, जो कोई भी ऋतु हो दिवा स्वप्न करते हैं। मुझे ऐसे कई रुग्ण पता है कि दिन में खाना होने के बाद पूरे इंतजाम के साथ सोते हैं और एकदम 6 बजे ही उठते हैं, और उसमें गृहिणी ज्यादा है। बच्चों को कॉलेज में ढकेल दिया टिफिन करके, पति को ऑफिस में भेज दिया, ये सो जाते हैं, खाना खा के सो जाते हैं, और सारे आम प्रदोषित विकार उनके होते हैं। शुरुआत स्थौल्य से होती है, फिर प्रमेह, हाइपरथायराइडिज्म, गाउट सब हो जाता है। ये हेतु दिवा स्वप्न रतस्य, कोई भी ऋतु हो, दिवा स्वप्न चल रहा है। आम एव अन्न रस, हाँ दिवा स्वप्न एक चीज बताना भूल गया। दिवा स्वप्न को प्रायः हम क्या अर्थ लेते हैं, दोपहर के खाने के बाद में नींद, पर दिवा का अर्थ क्या है, सूर्योदय से सूर्यास्त। तो सूर्योदय 6 बजे और हमारा उदय 8 बजे, तो हम रोज 2 घंटे दिवा स्वप्न कर रहे हैं। वो दिवा स्वप्न रत हो जाता है। सिर्फ खाना खाने के बाद सोना ये दिवा स्वप्न नहीं है। सुबह भी अगर 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, जो हॉस्टल में रहते हैं, मैं हॉस्टल में बहुत साल रहा, मुझे पता है, छुट्टी के दिन 10 तो मतलब देखते ही नहीं थे कभी। संडे को मतलब रविवार है फिर भी रवि देखते ही नहीं है, वो डूबते समय ही देखते उसको। तो ये दिवा स्वप्न रत है, ये आम प्रदोष का हेतु है। ऐसे लोगों में क्या होता है, जो अन्न रस निर्माण होता है वो आम एव अन्न रस, उनका शरीर में अन्न रस जो निर्माण होता है वो आम ही निर्माण होता है, मतलब अपरिपक्व निर्माण होता है। ऐसा आहार रस अपरिपक्व शरीरम अनुक्रामन, शरीर में संचार करता हुआ पहले क्या करता है, अति स्नेहान मेदो जनयति, अति मात्रा में मेद निर्माण करता है, स्थौल्य उत्पत्ति होती है। और उसके फिर लक्षण दिए हैं स्थौल्य के, इसमें अभी नहीं जाएंगे हम। आगे क्या होते हैं, इसके वजह, इसके इसी क्रम में आगे कौन कौन निर्माण होता है, प्रमेह, पीड़का, ज्वर, भगंदर, ये मैंने कह रहा हूं, सुश्रुत कह रहे हैं, ज्वर, भगंदर, विद्रधि और वात विकार। ये ज्वर परतंत्र है, ये भगंदर परतंत्र है, ये वात विकार परतंत्र है। हमें चिकित्सा क्या करनी है, चिकित्सा में पहले ये हेतु ढूंढने हैं। ये दोष परतंत्र है, ये पहले समझना है। परतंत्र स्वतंत्र कैसे पता चलेगा, वात व्याधि है पर वात प्रकोप के खुद के हेतु नहीं मिल रहे, हेतु निकालते वक्त, तो वो परतंत्र है। ये सिद्धांत जो सर से सीखा मैंने मेरे प्रैक्टिस में बहुत आसान करके रखा है, वो मैं बताने वाला हूं आपको। इससे मुझे तुरंत पता चलता है कि ये स्वतंत्र है परतंत्र है। उसको आधा घंटा भी नहीं लगता, पर वो अंतिमतः बताऊंगा मैं कैसे निकालना है। तो दूसरा हेतु, एक हेतु देखा हमने कि अजीर्णाशय, और दूसरा है आम प्रदोष, तीसरा है अग्निमाल्य, अग्नि विकृति। ये परतंत्र दोष प्रकोप के परतंत्र हेतु है। तीसरा आगे का हेतु विमान स्थान अध्याय 2, सूत्र नंबर 7, 238 नंबर का पेज। उसमें ऊपर से 5वीं लाइन, अति मात्राशनम मिल गए, सबको मिल गए। अति मात्राशनम पुनः सर्व दोष प्रकोपणम इच्छन्ति कुशलाः। अति मात्रा में आहार सेवन करना। कॉलेज में एनुअल फंक्शन रहता है, उसमें कॉलेज के तरफ से भोजन रहता है। जब हम बीएमएस में थे तो हमारे शरीर क्या कहते हैं उसको, बेट लगती थी, क्या हिंदी में क्या कहते हैं, शर्त लगती थी कि सबसे ज्यादा कौन गुलाब जामुन खाएगा। और हमारे क्लास में मेरा फ्रेंड था, वो 51 गुलाब जामुन खाता था। उसका रिकॉर्ड शायद मैंने इनके सुना कि कोई तो है 72
गुलाब जामुन खाता था वो एक लड़का, और फिर 2 दिन वो सोता रहता था। ये अति मात्राशन है। ऐसे कई रुग्ण हमें मिलते हैं। किसी ने हमें खाने के लिए बुलाया तो इससे पहले उनको खाने को नहीं मिला है और इसके बाद में खाने के लिए नहीं मिलेगा, ऐसा खाते हैं। या फिर हम कभी जाएंगे किसी के घर पे खाने के लिए और हमें खाने के लिए जो परोसा जाता है उसमें से हम कुछ खा लेते तुरंत, लोगों को क्या लगता है इसको पसंद आया है, फिर से डाल देते हैं। या फिर इतना आग्रह करते हैं, नहीं नहीं आपको तो 2 खाना ही चाहिए, नहीं खाना ही चाहिए। एक बार मैं मेरे मौसी के घर गया था, वो इतना मुझे इरिटेशन हो गया कि कितना खा सकते हैं, हर एक की लिमिटेशन रहती है, अपना अग्नि अपनी एक ये रहती है। वो इतना नहीं, आपको और एक खाना ही चाहिए। मतलब इतना लोग खाते हैं कि अभी आप मुंह खोले तो दिखाई देगा यहाँ तक, पेट दुखना रहता है और कहते हैं अभी यही सो जाते हैं, भैया अभी उठाओ मत अभी यहाँ से। क्या कहा है त्रिविध कुक्षीय में 1/3 या 1/4 पार्ट शेष रहना चाहिए और संचरण के लिए। आप अगर मिक्सर में कुछ ग्राइंड कर रहे हो और पूरा मिक्सर भर दिया, क्या वो ग्राइंड हो जाएगा? आपको थोड़ा शेष रखना चाहिए वो घूमने के लिए। वॉशिंग मशीन पूरा कपड़े से भर दिया और दबा रहे बटन, वो नहीं घूमेगा, थोड़ा स्पेस रहनी चाहिए। तो मैंने मेरी मौसी को कहा कि क्या मौसी आप मुझे प्यार करती हो? वो ऐसे क्यों पूछ रहा है? मैंने बोला आपको ऐसा लगता है कि मुझे कोई बीमारी हो जाए? मैंने तो याद ही उनको लिस्ट ही दी थी, ये हो सकता है मुझे। बोले क्यों? और मुझे आग्रह मत करो, मुझे जितना खाना है मैंने पेट भर के खा लिया है। ये अति मात्राशन है, ये कभी कभी हम हमारे गलती से भी कर सकते हैं, होता है। एक सूत्र अभी हुआ कि अजीर्णे भी बुभुक्षा। इसके लिए मैं पेशेंट को क्या कहता हूं कि भूख नहीं लगी है तो क्या कहना चाहिए? एक घोट गर्म पानी, गुनगुना पानी पियो, और वो भी अगर सिद्ध जल होगा तो और अच्छा है। अगर ढकार आई तो ये खाना खाना, अगर ढकार नहीं आई। आज क्या होता है, उद्गार शुद्धि ये लक्षण भोजन के प्रचन के परिणाम के बाद में आता ही नहीं है। हम में से मैं भी नहीं हूं उसमें। कितने लोग हैं हम में से कि जो कहेगा नहीं मैं अभी उद्गार शुद्धि होने के बाद ही खाऊंगा। हमें उद्गार कब आता है? खाना खाने के बाद में आता है, जोर जोर से ढोक ढोक करते हैं। वो क्या है, वो पांचभौतिक वायु जा रहा है, वो पहला लोग कहते हैं पहला आहार पचक गया है, वो अजीर्ण का नहीं है, वो आहार का जीर्ण होने का लक्षण नहीं है। वो सिर्फ जो खाली था उसमें से कुछ भर दिया तो वो पांचभौतिक वायु बाहर चला है, इसका लक्षण है। वो पूरा अन्न का परिणाम होने के बाद में उद्गार शुद्धि, ये लक्षण होने के बाद में अगर खाना खा रहे हैं, ये पेशेंट को आसान लगता है कि अगर भूख, मतलब कई पेशेंट ऐसे भी रहते हैं। एक पेशेंट है मेरे पास, वो कहता है कि डॉक्टर भूख तो लगती है पर खाना सामने आ गया तो जी मचलता है, अनन्नाभिलाषा। ये आम प्रदोष है, ये अजीर्ण का लक्षण है। तो इनके लिए मैं क्या कहता हूं, आप सिद्ध जल करके साथ रखो। और खाना कब खाना चाहिए? जब भूख लगे तब खाना चाहिए। ग्रंथ में कहीं पे भी भोजन का काल नहीं बताया। क्या दिनचर्या में लिखा है ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठ है, ब्रेकफास्ट कम का रही है? ऐसा कहीं नहीं। उष्ण जले युक्तम मधु पिबे, कहाँ लिखा है? क्यों करते हैं लोग? अर्धम क्या एक प्रस्थ मात्रम दुग्धम पिबे, कहीं नहीं लिखा है। दिनचर्या में कहीं पे दिखा नहीं है। भोजन का काल भी नहीं बताया। काल क्या है भोजन का? वो संतर्पण के समय, संतर्पण के विचार करते समय बताऊंगा मैं, वो वाग्भट में है। संगीत सर आज बताया ना, अभी हो गया। प्रसृष्ट विन्मुत्रे उदिस्सु, तो हो गया, अच्छा है। प्रसृष्ट विन्मुत्रे उदिस्सु मिले दोषे स्वपदके विशुद्धे च उद्गारे वाते अनुसरति काला सही मता विधि नियमितम काला सही मता। घड़ी देख के नहीं खाना खाना है। ये लक्षण, ये हेतु निकालने पड़ते हैं पेशेंट, और ये सारे परतंत्र हेतु हैं। अति मात्राशन, लोगों को पता ही नहीं रहता कि हम अति मात्राशन कर रहे हैं। सुबह उठने के बाद इतना गिलास पानी, इतना तो बहुत कम हो गया, लोटा भर पानी। जब मैं पूछता हूं, मेरा 2 सवाल सबसे होता है कि आप कितने बजे उठते हो, मतलब उत्थान कब है, और पानी पीते हो क्या?
लोगों को लगता है कि पानी मतलब ये पूछ रहे हैं कि पानी पीना चाहिए नहीं चाहिए, तो लोग हाँ कहते हैं, हाँ मैं पीता हूँ। तो उनको कुछ नहीं कहने का उस समय, सारे दिनचर्या निकलने के बाद में बताने का ये बंद करो, ये बंद करो, ये बंद करो। तो लोग बड़े एकदम स्टेटस से कहते हैं हम आधा लीटर पानी पीते सुबह उठने के लिए, या फिर वो करेले का जूस पीते हैं, या क्या वो गवांकुर क्या कहते हैं उसको, वो इतना इतना लेते हैं, दूध पीते हैं। वो बच्चा कहता है कि माँ मुझे भूख नहीं लगी है, उसके ऊपर बैठ के दूध डालते हैं। अगर दूध नहीं पिएगा तो तू कॉम्प्लेन बॉय कैसे हो रहा है, ये कंप्लेंट बॉय हो गया, कॉम्प्लेन बॉय नहीं हो रहा है। इतना इतना पूरा गोल हो गया, पूरा जीरो फिगर, कंप्लेंट बॉय जीरो, पूरा जीरो हो गया है। उसको चलना भी नहीं आ रहा है और उसको दूध पिला रहा है, ये अति मात्रा से। ठीक है, दूध पी लिया, बाद में ब्रेकफास्ट घी में डुबोई रोटी, सरसों का साग मक्की की रोटी खाओ बेटा, तो तुम बढ़ोगे कैसे, बढ़ ही हो रहा है, बढ़ ही रहा है। फिर दोपहर में खाना, बीच में कभी कभी बिस्किट, वेफर्स, लेस, कुरकुरे, फिर खाना खाने के बाद सोते हैं, फिर 4 बजे चाय, बिस्किट, पकोड़े, ठीक है। फिर शाम को कुछ जाते वक्त, उधर उधर जाते वक्त पानी पीते रहते हैं, रात को फिर खाना, फिर रात को सोते दूध तो चाहिए सोते वक्त, क्योंकि वो निद्रा कर है, माहिष दुग्ध वो तो चाहिए। ये सारा अति मात्राशन है और अध्यशन है, ये दोषों का परतंत्र हेतु है। और अति मात्राशन में पानी भी आता है। एक मेरे रुग्ण के घर में मैं गया था चेक करने के लिए, विजिट के लिए गया था, तो उनके मतलब हॉल और किचन के बीच में ही पानी का बर्तन रखा हुआ था, और जो कोई हॉल से किचन में जाता था एक बार पानी पी लेता था, आते वक्त फिर थोड़ा सा पानी पी लेता। तो मैंने पूछा आप ऐसे क्यों कर रहे हो? नहीं, पानी हमेशा पीना चाहिए, 5 लीटर पानी दिन में जाना ही चाहिए। ऑफिस में कई लोग रहते हैं ऐसे बाल्टी मतलब बॉटल रखते हैं, वो पूरा खत्म होनी चाहिए शाम को 4 बजे तक। ये भी अति मात्राशन में आता है। लोग चाय तो ठिबक सिंचन की तरह लेते हैं, हर आधे घंटे के बाद एक चाय, हर आधे घंटे के बाद चाय, चलता रहता है वो, ड्रिप बाय ड्रिप चाय। मैंने एक पेशेंट को कहा तो आप आईवी तो लगा दो फिर चाय के लिए, ये क्यों पी रहे हो? आईवी लगा के रखो ना, चलने दो, कम ज्यादा करो उससे बैठे बैठे। ओह बता दो, हमारी एक यूथ की आइडॉल करीना दीदी कपूर, उन्होंने अभी शादी होगी, दीदी होगी, तो उन्होंने किताब लिखी है वेट लॉस तमाशा। उसमें उन्होंने लिखा है कि आप थोड़ा 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 करके खाओ, एकदम से पूरा आहार मत खाओ, तो आपको जीरो फिगर हो जाएंगे। तो जीरो ही होती है, पर ऐसी नहीं, ऐसी जीरो होता है। यह अध्यशन है, अति मात्राशन है, अग्नि का विचार ही नहीं है उनमें। मॉडर्न डाइट्स जो है, डाइटिशियंस जो है, वो अग्नि का विचार ही नहीं है उनमें। तो ये अति मात्राशन, ये परतंत्र का बहुत बड़ा हेतु है, हम भी करते हैं ये। तो ये चौथा हेतु हमें मिल गया, परतंत्र दोष प्रकोप का अति मात्राशन। अशन में जल भी आता है, और सिर्फ जल नहीं, सारे लिक्विड, तक्र, दुग्ध, जल, मिल्क शेक, सारे पानक, चाय, कॉफी, क्या कहते हैं, और मद्य, जूस, सब उसमें आता है। अति अशन में सभी आता है, ये भी हेतु है। एक सूत्र है, पानी का संदर्भ निकला है, वाग्भट का सूत्र है, ऋते शरद निदागाभ्याम पिबे स्वस्थो अपि च अल्पशः। स्वस्थ व्यक्ति ने भी शरद और ग्रीष्म ऋतु छोड़ के अन्य सब ऋतु में अल्पशः पानी पीना चाहिए। स्वस्थ व्यक्ति ने भी पीना चाहिए, इसका मतलब रोगी ने तो नहीं, कम ही पीना चाहिए। शरद और ग्रीष्म में आप पी सकते हो, फिर भी अति मात्रा नहीं करनी। और अभी आप सोच लो, हम जाते हैं लोगों को किसी मिलने के लिए,
क्या करके जाते हैं हम? नारियल पानी, मीन फ्रूट जूस, संतरे का जूस, वो ऑलरेडी बेड डन है, रुग्ण है, और उसको हम द्रवपान, और ऐसे 10 लोग जाएंगे तो सारे नारियल का पूरा ये रहता है उसमें। हमारे में एक हॉस्पिटल में ऐसा आरएमओ काम करता था पूना में, उस हॉस्पिटल में लिखा हुआ था कि कोकोनट इज नॉट अलाउड, क्योंकि वो सिस्टर और जो वार्ड बॉय उनको ये वही काम था, कोकोनट बाहर साफ करो, ये बंद कर देता। अच्छी चीज थी, देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि फल ये गुरु पार्ट है वृक्ष का, और उसकी स्वरस ये गुरु कल्पना है। तो जो गुरु है उसका गुरु कल्पना हम ले रहे हैं और अग्नि मानने के रुग्णों को दे रहे हैं, तो वो भी अशल में आता है, वो भी हेतु है, परतंत्र है दोष प्रकोप। आगे दूसरी उसी के नीचे लाइन है, 5वां हेतु, यो हि मूर्तानाम आहार जातानाम सौहित्यम गत्वा द्रवै तृप्तिम आपद्यते। जो व्यक्ति मूर्त मतलब स्थूल आहार पदार्थों का, रोटी, सब्जी, राइस, ऐसे पदार्थ पूरे खा लेता है और उसके बाद में द्रव से तृप्ति करता है, मतलब भोजन के बाद कॉफी, भोजन के बाद चाय, भोजन के बाद मिल्क शेक, भोजन के बाद फ्रूट डिश, भोजन के बाद स्वीट डिश, वो सिजलिंग ब्राउनी आता है भोजन के बाद, शीत उष्ण व्यत्यास, मतलब वो डबल हेतु है। आइसक्रीम पे हॉट चॉकलेट, शीत उष्ण व्यत्यास भी है और वो अवस्था विरुद्ध भी है, भोजन के बाद सेवन करते हैं, भोजन के बाद कोल्ड ड्रिंक। तो स्थूल पदार्थ पूरे खा लिए, बीच में पानी नहीं पीते और फिर आगे पूरा पानी पी लेते हैं। हमारा सूत्र क्या है, इसमें हमने पढ़ा था वैद्य के सुभाषित साहित्य में, भोजने च अमृते वारी भोजनांते विष प्रदत्त। तो ये रुग्णों को पूछना चाहिए कि आप खाते समय कितना पानी पीते हो और खाने के बाद तुरंत पानी पीते हो क्या? नियम ऐसा है, खाने के पहले पानी नहीं पीना है, खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना है, 15 मिनट के बाद पानी पीना है, ये योग रत्नाकर में संदर्भ है। और खाने के बीच में आपको जितना पानी आवश्यक है उतना पीना चाहिए, सूखा खाना नहीं खाना चाहिए। तो जो व्यक्ति यो हि मूर्तानाम आहार जातानाम सौहित्यम गत्वा द्रवै तृप्तिम आपद्यते, उनके क्या होते हैं, तस्य आमाशयगता वात पित्त श्लेष्मणः अव्यवहारेण अतिमात्रेण अति प्रपीड्यमाना सर्वे युगपत् प्रकोपम आपद्यते। एक साथ त्रिदोष प्रकोप होता है, भोजन के बाद तुरंत द्रवपान करना। ऑफिस में जो लोग बैठते हैं उनको ये आदत रहती है, क्योंकि वो एसी में बैठते हैं, पूरा खाना खा लेते हैं, थोड़ा चाय पी के आते हैं, अभी चाय पीना चाहिए, उनके दोष त्रिदोष प्रकोप होता है। मैं ये कथा हर निरूपण में बताता हूं क्योंकि ये एकदम रूपकात्मक कथा है। आजकल जैसे हर बिल्डिंग में एक वैद्य रहता है, ऐसे पहले जमाने में नहीं था, 5-6 गांव में एक वैद्य रहता था आयुर्वेद का, चिकित्सक भी। तो ऐसे एक चिकित्सक, उस काल की बात है, रुग्ण को परीक्षण करते करते एक गांव से दूसरे गांव में जा रहे थे। जाते जाते उनको भूख लगी, इसलिए वो एक खेत देखा, पानी देखा, पेड़ देखा, पेड़ के नीचे बैठ के अपनी कटोरी खोल के खाना खाने बैठ गए। तो किसान जो काम कर रहा था उसने देखा कि कोई तो खाने के लिए बैठा, और हमारी संस्कृति ऐसी है कि कभी अकेले खाना नहीं खाना चाहिए, तो वो भी उसके साथ आके बैठा और वो भी उनके साथ खाने खाने के लिए बैठ गए। तो वैद्यों को आदत रहती है, हर वैद्य को, कि सामने वाला क्या खा रहा है और वो क्या गलत खा रहा है वो बताने का। खाते समय अरे तुमने ये हेतु सेवन कर दिया, तो खाने का आनंद ऐसा सब लेगा कि जीना किस लिए। तो वो वैद्य देखता रहता है कि वो किसान कैसे खा रहा है। उसने देखा किसान ने क्या किया, 7 ऐसे बड़ी बड़ी रोटी खा ली और फिर ऊपर से एक इतना बड़ा जो बर्तन था उसमें से पानी ऐसे डाल एक साथ पी लिए। तो वैद्य ने कहा, अरे रे आपने गलती कर दी, यो ही मूर्तानाम आहार जातानाम सौहित्यम गत्वा द्रवे तृप्तिम आपद्यते तस्य आमाशय गता वातपित यष्मणा सर्वे युगपत् प्रकोपम आपद्यते। अभी आपको बहुत सारे व्याधियां, परतंत्र व्याधियां हो जाएंगी।
तो वो किसान बोला बीच में खाना खाना चाहिए क्या? ठीक है, उसने ऊपर से फिर से 7 रोटी खाई। अभी ठीक है, बीच में पानी पी लिया। वैद्य बोला ठीक है। तो ये नियम किसको है? जो बिल्कुल व्यायाम नहीं करते, बिल्कुल शोधन नहीं करते, बैठे रहते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल में है, उनके लिए ये सारे स्वल्प जो हेतु हैं वो काम करते हैं। पर जो किसान जैसे लोग या कोई कुली जैसे लोग हैं जो धूप इसमें छाव में काम करते हैं, उन जिनका बहुत स्वेदन होता है, आजकल लोग जिम में जाते हैं, वो जिम भी ऐसी रहती है। जिस जिम में जाते हैं वो जिम भी ऐसी रहती है। मतलब व्यायाम से स्वेद प्रवर्तन होना चाहिए और वो ऐसी जिम से स्वेद अवरोध हो रहा है, तो वो और बीमारगमन होकर और कुछ तो अन्य व्याधि कर देंगे। तो ऐसी जिम में मत जाओ। तो ये जो हेतु है ये भी परतंत्र दोष, यहां पे दोष प्रकोप हो रहा है, और वो कैसा है? परतंत्र है। सिद्धिस्थान का सूत्रस्थान अध्याय 26 सूत्र नंबर 106 106 सूत्र पेज नंबर 151 सात्म्यतः मिल गया। दोनों सूत्र पढ़ते हैं 105 106। विरुद्धा शनजान रोगान प्रतिहंति विवेचनम वमनम शमनम चैव पूर्वं वा हित सेवनम सात्म्यतः अल्पतया वापि दीप्ताग्नेः तरुणस्य च स्निग्ध व्यायाम बलिनाम विरुद्धम वितथम भवे। जो ऐसा हेतु सेवन करते हैं, विरुद्ध अवस्था विरुद्ध, क्रम विरुद्ध, काल विरुद्ध, इनको किसको तकलीफ नहीं होती है? जिसका अग्नि दीप्त है, जो तरुण है, जो व्यायामशीली है, नित्य व्यायाम करता है, नित्य स्नेहन करता है, व्यायाम के साथ स्नेहन करता है, और सात्म्यता, जो सात्म्य मतलब जो हितकर है उसी का सेवन करता है, उसको विरुद्ध तकलीफ नहीं देता। तो ये 5वां हेतु मिल गया कि ये परतंत्र दोष प्रकोप है। अभी हम जाएंगे ज्वर चिकित्सा अध्याय सूत्र नंबर 114 निकाला। उसमें भूताभिषंगात त्रयो मलहा कुप्यंती, भूताभिषंग से तीनों दोष प्रकोपित हो जाते हैं। तो भूताभिषंग, यहां पे भूत शब्द ये सफेद कपड़े पहनने वाला, पेड़ पे लटकने वाला, उल्टे पैर वाला, डराने वाला, जिसके ऊपर बहुत सारी फिल्में आ चुकी है, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, राज वगैरह वगैरह वगैरह, ये भूत नहीं है। जिसको हम भूत कहते हैं वो भूत नहीं है। भूत का अर्थ है भू भवती, इसका कबूधवी है, जो अस्तित्व में है। ऐसे सूक्ष्म प्राणी मात्र, इसका अभिषंग मतलब इन्फेक्शन, सूक्ष्म जीव जंतुओं का अगर इन्फेक्शन शरीर में हो रहा है और उसके ये आगंतु हेतु है और उससे जो दोष प्रकोप होगा वो परतंत्र है। आज के आनंद चर्चा में हम इन्फेक्शन के ऊपर एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे। अभी ये मैं जगह नहीं है कि इसका और विस्तार करूं, वक्त नहीं अभी। तो भूताभिषंग ये दोष प्रकोप का परतंत्र हेतु है। इन्फेक्शन से होने वाला सारा दोष प्रकोप जो है वो परतंत्र है। वो कैसे होता है, क्यों होता है, वो हम बाद में देखेंगे। ये छठा
हेतु हमें मिल गया। शारीर स्थान के पहले अध्याय में प्रज्ञापराध का सूत्र है, कोई बताएगा सूत्र मुझे? धी धृति स्मृति विभ्रष्टा कर्म यत् कुरुते अशुभम प्रज्ञापराधम तम विद्या सर्वदोष प्रकोपण। ये प्रज्ञा सर्वदोष प्रकोप करने वाला प्रज्ञापराध ये परतंत्र है। एक सूत्र अभी हुआ लेक्चर में कि प्रातराशेतु अजीर्णस्य सायमाशो ही दुष्यति न दुष्यति। सुबह खाया हुआ आहार अगर शाम तक उसका अजीर्ण है और उस समय अगर कुछ खा लिया तो वो इतना दोष नहीं करता। इसका विपर्य अष्टांग संग्रह में दिया है, अध्याय विरुद्धाशन विज्ञानी अध्याय में। प्रातराशय अजीर्णेपि सायमाशो न दुष्यति, और उसका विपर्य सायमाशय अजीर्णेतु प्रातराशय ही दुष्यति। और इसलिए अष्टांग संग्रह का सूत्र क्या है? ब्राह्मे मूर्ति उत्तिष्ठे जीर्णा जीर्ण निरूपयन्। उठने के बाद पहले क्या करना है? कल खाया हुआ आहार अभी उसका परिणमन हुआ है या नहीं। जिनको उठने के बाद तुरंत वो जगह दिखाओ, मल विसर्जन जगह दिखाओ, बस त्वरित वेग आया है। और जिनको मलवेग आने के लिए तमाकू लगती है, गर्म पानी लगता है, पेपर लगता है। एक पेशेंट है मेरा, उसका पेपर जब पेपर आता है तो उसको मलवेग आता है, जब जिस दिन पेपर नहीं है उसको मलवेग ही नहीं आता। क्या संबंध है मुझे पता नहीं। एक पेशेंट है, वो कहता है मुझे तंबाकू जब तक यहाँ पे ऐसा नहीं किया तब तक मुझे आता ही नहीं। तो मैं ढूंढ रहा था कि यहाँ से ऐसा कोई लीक है क्या। सब लोग उठ के ऐसा करेंगे ना, फिर कोई एक्यूप्रेशर का पॉइंट है क्या? ऐसा नहीं है, ये मानसिक है, सारे साइकिल के सारे, ये साइकोलॉजिकल है कि तंबाकू खा लिया, मिश्री लगाते हैं, मिश्री लगाने के बाद मलवेग आता है, गर्म पानी पिया तो मलवेग आता है, चाय पीने के बाद मलवेग आता है। ये सारे अजीर्ण के रुग्ण है, परंतु परतंत्र पर व्याधि है सब। अभी तक संप्रति नहीं हुई है पर वो हो सकती है। जिनको उठने के बाद त्वरित मलवेग आता है उनका कल का आहार जीर्ण हुआ। जिनको उदर लघुता है, ढकार आई है, शरीर लघु है, जिनको उठने के बाद ऐसा लगता है थोड़ा और आधा घंटा सोया तो अच्छा रहे, इसका मतलब कल का अभी परिणमन नहीं हुआ है। ये क्या है? परतंत्र दोष। ग्रंथ में ऐसे परतंत्र दोष प्रकोप बड़ी विस्तार से हर जगह बताए गए हैं। आज के प्रैक्टिस में स्वतंत्र दोष प्रकोप बहुत कम मात्रा में मिलते हैं। ये हेतु ज्यादा है, अतिमात्राशन, अजीर्णाशन, संतर्पण, प्रज्ञापराध, भूताभिषंग, अति भोजनोत्तर द्रव्यपान, ये हेतु ज्यादा मात्रा में मिलते हैं। अध्यशन, गुरु आहार पदार्थ द्रव्य में कुछ विरुद्धाशन में कुछ उदाहरण आपको सामने रखने की कोशिश करो परतंत्र में। नहीं ते सेकंड शो। एक बार मैंने नई प्रैक्टिस शुरू की थी नासिक में, पुणे में भी था और नासिक में भी था। नई अभी मतलब 2014 की बात नासिक में शुरू की थी। और एक पेशेंट नंदुरबार जिला जो है वहां से बॉम्बे, उसको पहले हार्ट का प्रॉब्लम हुआ और फिर वो पहले सूरत गए क्योंकि वहां से सूरत नजदीक है। हाँ पर कोशिश करता हूँ। तो पहले सूरत गए, सूरत जाने के बाद में उसको बोला गया कि आपको माइट्रल वॉल डिजनरेशन है, आपको वो वॉल चेंज करनी पड़ेगी। आप बॉम्बे में जाइए, डॉक्टर रमन लांबा है, उनको मिले, वो आपको आगे ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो वो बॉम्बे चले गए, त्वरित चले गए क्योंकि इमरजेंसी बहुत तकलीफ हो रही थी। वहां जाने के बाद में वो लांबा थे, उन्होंने ईसीजी निकाला, सारे इन्वेस्टिगेशंस किए, पर वो डॉक्टर शायद अच्छे रहेंगे, मैंने कभी मिला नहीं उनसे। उन्होंने क्या किया कि 6 महीने हम रुकेंगे और अगर ये सिम्टोमेटिक्स जो अवस्था है आपकी वो कंटिन्यू रही तो फिर हम ऑपरेशन कर देंगे। तब तक आप थोड़ा ये गोलियां, एक गोली दी उन्होंने, ये लीजिए और हम विल वेट। तो जाते जाते वो नासिक में रुक गए, बॉम्बे से नंदुरबार जाते वक्त।
तो उनके जिनके पास वो रुके थे वो मेरे पिताजी के पेशेंट थे। तो उन्होंने कहा कि आपको अगर 6 महीने उन्होंने रुकने के लिए कहा ही है तो क्यों ना हम आयुर्वेदिक कुछ ट्राई करते हैं। तो वो मेरे पिताजी के पास लेके आए। उस समय मैं भी क्लिनिक में था पिताजी के साथ। तो हमने रुग्ण देखा और फिर वो पेशेंट सब पिताजी बोले कि आप ही इसको देख लो क्या करना है। तो उनके हेतु जब निकाले तो रुग्ण की उम्र है करीब 60 इयर्स। उनका शॉप है जो किराना क्या कहते हैं उसको, किराना जनरल स्टोर, उनका धान्य वगैरह उसकी बिक्री करते हैं और दिन भर बैठे रहते हैं। इतना बड़ा पेट, स्थूल्य है और बैठे बैठे वो मूंगफली, ड्राई फ्रूट्स ये चल रहे हैं और इतना बड़ा ग्लास दूध दिन में 4 बार पी रहे। तो मैंने पूछा आप ये दूध क्यों पीते हो? मैं तो बचपन से पीता आ रहा हूं। दूध है वंडरफुल, पी सकते हैं रोज अ ग्लास ऑफ दूध 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 है। ऐड भी चलता है टीवी पे, अमूल दूध की ऐड रहती है, कॉम्प्लान की ऐड रहती है। तो मैं पीता हूँ दूध और मेरी माताजी हमें ऐसे बचपन से दूध पिला रही है और इतना ग्लास दूध पिए बगैर हम स्कूल नहीं जाते थे। मैंने कहा वो उम्र चली गई है अभी आपकी, अभी आपके पोते स्कूल में जाने लगे और आप ये कंटिन्यू कर रहे हो दूध। एक सुबह एक बहुत महत्व का पॉइंट हुआ, हेतुत्व किसको आता है? सातत्य, ये एक मुद्दा था कि उसका अगर सातत्य हो रहा है तो उसको हेतुत्व प्राप्त होता है। कंटिन्यूस चल रहा है वो इतने साल से, और एक बार ठीक है 4 बार, और उसको विरुद्ध विथत के लिए मतलब वो नलीफाई करने के लिए व्यायाम भी नहीं है, उम्र भी नहीं है। ये बड़ा हेतु था और बाकी छोटे मोटे हेतु थे, आजीर्णाशन था वगैरह वगैरह सब वो थे, पर ये 2 हेतु बहुत बड़े मुझे मिले। मैंने उनको कहा कि आप सुबह जल्दी उठेंगे, आपने मोहब्बतें पिक्चर देखा? वो बोले हाँ देखा। वो उसमें अमिताभ बच्चन कैसे रोज उठ के सूर्य को नमस्कार करता है, वैसे अभी आप भी घर में अमिताभ बच्चन ही हो, सबसे बड़े हो, पितामह ही हो अभी आप, तो आप जल्दी सूर्य को उठ के नमस्कार करेंगे और उसके बाद में थोड़ा घूमने के लिए जाएंगे और घूमने के जाते समय मोबाइल घर पे रखेंगे। तो क्या करते हैं लोग, मोबाइल में वो गाना डालते हैं और गाना सुनते सुनते चलते हैं, यहाँ वहाँ देखते देखते कौन घूम रहा है हमारे साथ, कुछ नहीं, जाने का और उल्टा आने का, व्यायाम के लिए। और दूध पूरा बंद करने का उन्होंने मुझे पहले वो एक्सेप्ट नहीं हो रहे थे कि दूध बंद करना चाहिए। दूध कैसे बंद करना चाहिए? दूध, मैंने कहा आपको ठीक होना है नहीं होना है, ऑपरेशन करना है नहीं करना है, ये सोच लो। दूध बंद कर दिया, पानी बंद कर दिया, अजीर्णाशन ठीक कर दिया, मूंगफली बंद कर दी और फिर 6 महीने के बाद वो रिपोर्ट लेके आए। वो डॉक्टर रामन लांबा का उन्होंने कहा, उन्होंने मेरे सामने फोन लगाया, वो लांबा मुझे पूछते आपने क्या दवाई दी? मैंने कहा क्या हो, मुझे लगा कुछ उल्टा पुल्टा हो गया कि पूरा हार्ट ही डैमेज हो गया ऐसा कुछ। तो उनका रिपोर्ट था पेशेंट इज असिम्टोमेटिक, नो नीड ऑफ एनी सर्जिकल इंटरवेंशन। और उन्होंने कहा कि अगर आपको भविष्य में कभी तकलीफ हो जाएगी तो फिर हम देखेंगे क्या करना है। ईसीजी वाज नॉर्मल उस समय। और माइट्रल वॉल डिजनरेशन का पेशेंट, मैंने उसको कुछ नाम नहीं दिया, वो आदत ही नहीं, अभी आदत छूटी गई है हमारी। मैंने सिर्फ हेतु देखे, हेतु परतंत्र थे। ये हृदय रोग कहना है अगर आपको तो ये परतंत्र था, हेतु बंद कर दिए, वो रुग्ण ठीक हो गया। अभी भी वो सारे हेतु पथ्य जो है वो एकदम पर्टिकुलरली वो फॉलो करते हैं। और उन्होंने मेरे पास इतने पेशेंट भेजे कि मैंने उनसे फी नहीं ली तो होती तो भी चलता। इतने पेशेंट नंदुरबार से अभी मेरे पास इतने पेशेंट आते हैं। तो ये फर्स्ट पेशेंट है ऐसा मेरा, बहुत मतलब थोड़ा सा हमें ढाढ़स क्या कहते हैं उसको, थोड़ा हिम्मत दिखा चाहिए, नहीं मैं कर सकता हूँ, कैलकुलेटेड रिस्क है, ब्लाइंडली रिस्क नहीं है। वैसा ही एक पेशेंट उन्होंने भेजा हुआ, नंदुरबार से आया हुआ, रिपोर्ट लेके जब आया, पेशेंट आया तो पूरा पेल था, पतला हुआ था, पूरा पतला था रुग्ण, अराउंड एज 55 वगैरह ऐसी थी, और पेट में यहाँ पे सूजन थी और
आंखों पे सूजन थी, पैर में सूजन थी, और रिपोर्ट में नेक्रोटिक लीवर सिरोसिस, ये यूएसजी में था, और जॉन्डिस की अवस्था था और शोथ था। तो मैंने ना उसको नाम दिया, मैंने उनके सारे हेतु निकाले। व्यवसाय, उनका स्कूल में टीचर है, बैठे रहते हैं, लेक्चर भी बैठ के ही लेते हैं, व्यायाम बिल्कुल नहीं, शोधन तो पता ही नहीं है कैसे करना है, और बार बार अजीर्णाशन अध्यशन के बड़े हेतु थे। दुग्धपान नहीं था इतना, पर जलपान बहुत था, और आहार का जो नियम है, नियमन मतलब वक्त, वो कभी इधर उधर हो रहा है, विषमासन है, कभी ज्यादा मात्रा में सेवन कर रहे, कभी अल्प मात्रा में सेवन कर रहे, वो सारे हेतु बंद कर दिए। और क्या द्रव्य दिया मैंने? मुस्ता, परपटक, कुटकी, पुनर्नवा, गोखरू, मैं पुड़ी बना के रखी है मैंने, ये सारे द्रव्य, उसको मैं पित्त पुड़ी कहता हूँ। उसमें सारे कटु पित्त कषाय रस है, किरात पित्त, गुड़ुची, गोखरू, पुनर्नवा, कुटकी, क्या सारीवा, और उसी में से द्रव्यों में से कम ज्यादा करता रहता हूँ। इनको पता है कैसे करता हूँ वो, तो वो पुड़ी हमेशा तैयार रहती है। वो सुख शुरू कर दी और लघु सूक्ष्म कर दिया शुरुआत। आगे आगे मैंने द्रव्य बदले, पुनर्नवाष्टक दिया, कभी कुछ दिन आरोग्यवर्धिनी दे दी, वो सिम्टोमेटिक कुछ चल रहा, पर पहले हेतु बंद कर दी। आज वो पेशेंट 1.5 साल हो गया, ही इज टोटली नॉर्मल। सोनोग्राफी में थोड़ा थोड़ा पैचेस है अभी, पर वो उनका काम ठीक तरह से कर रहे हैं, कहीं पे भी सूजन नहीं है, जॉन्डिस नहीं है, ही इज फिट, ड्यूटी कर रहे हैं अपने। तो ये भी ठीक, ये परतंत्र ही था, ये पित्त प्रकोप परतंत्र था, ये अजीर्णाशन का प्योरली अजीर्णाशन का रुग्ण था। एक रुग्ण, उनका नाम ताजणे उनका नाम है, और उनमें जब वो आई तब उन्होंने कहा, वो रोने लगे। मेरा पिताजी का जस्ट देहांत हुआ था, मैंने उनकी प्रैक्टिस पूरे आगे फॉलो की थी, और पहले 2-3 दिन में ही वो आई थी। और उनको क्या था? मल्टीपल स्क्लेरोसिस इन ब्रेन, मल्टीपल। और उनके एलोपैथिक डॉक्टर ने उनको कहा कि अभी हम कुछ नहीं कर सकते, आपकी मैक्सिमम 6 से 7 महीने की उम्र है, आप कभी भी जा सकते। ये पूरा बता दिया था उनको। ये क्यों बताते हैं मुझे पता नहीं, आश्वासन करना चाहिए रुग्ण को, पता है तो भी करना चाहिए कि नहीं हम देखेंगे क्या कर सकते हैं। 6 से 7 महीने की उम्र है आपकी, आप अपना सब सामान बांध के रखो, सब कभी भी आपको बुलावा आ सकता है। तो वो बहुत घबरी हुई थी। मैडम काउंसलर है अंजलि मैडम, तो उन्होंने उनका काउंसलिंग भी किया, बहुत अच्छे तरीके से काउंसलिंग किया, और उनमें पति पत्नी में बहुत इशू थे, मतलब हेतु ये आगंतु, ये मानसिक हेतु था। शादी उनकी थोड़ी सी जल्दी हुई थी, और उनमें दोनों में हमेशा झगड़े होते रहते थे, और पता नहीं कुछ न कुछ अनबन चलती रहती थी। वो सब दोनों को मतलब पर्सनल काउंसलिंग किया, कपल काउंसलिंग किया, फैमिली काउंसलिंग किया, वो हेतु निकाल दिए बाजू। और उनको जो बाकी के हेतु थे, वो देश का जो एक मुद्दा कल से आया है, कस्मिन देशे जातः, कस्मिन देशे समृद्धः, कस्मिन देशे व्याधितः, तो वो विदर्भ की, महाराष्ट्र में जो नागपुर वगैरह एरिया विदर्भ है, तो अमरावती की वो रुग्ण है। बेसिकली जन्म वहाँ हुआ, वृद्ध मतलब वो उनका जो पूरा शिक्षण और जो पहले 20-25 साल की उम्र है वो अमरावती में गई थी, और शादी के बाद वो पति भी उनका अमरावती गई, वो जॉब के लिए नासिक आ गए थे। तो दोनों में बहुत अंतर है, नासिक और विदर्भ में देशतः बहुत फर्क है। तो वहां पे क्या करते हैं, कच्ची चटनी तिल की या मूंगफली की, उसमें कच्चा तेल डाल के खाते हैं, और वो ये नासिक में भी कंटिन्यू था। तीखा जो आहार विहार है वो भी यहाँ पे कंटिन्यू था। गुरु आहार सेवन था, अव्यायाम था, अजीर्णाशन था, विरुद्धाशन था, अध्यशन था। फिर मैंने उनके सारे हेतु जो थे, तो मैं आखिर में बताने वाला हूँ मैं हेतु कैसे निकालता हूँ। मेरी पद्धति मैंने कैसे वो थोड़ी सी आसान करके रखी है, वो मैंने किया। हेतु बंद कर दिए और उनको पूरी
तिक्त कटु कषाय रस चल रहा है। कांचना गुगुल पहले शुरू किया था, पुनर्नवाष्टक चल रहा था, और कुटकी चल रही थी, और सारीवा थी, और एक मानसी वटी नाम की एक वटी है, आई थिंक वैद्यनाथ की, वो फॉर्मूला बहुत अच्छा है। उसमें ब्राह्मी, क्या जटामासी, ऐसा 2-3 द्रव्य है, सिंपल है। आज भी उनका अगर हर 3 महीने के बाद हम MRI करते हैं, ब्रेन MRI, और वो ब्रेन MRI में स्पॉट वही रहते हैं, पर 1.5 साल में ग्रोथ नहीं है। 1.5 साल हो गए इस चीज को। उनके सारे लक्षण चले गए, उनको बहुत तारुण्य पेटी, मतलब ये था, मुख दूषिका थी, बार बार जलन थी, अम्ल पित्त था, जीर्ण अम्ल पित्त था, शोथ था, वो सारे सिम्टम्स चले गए। उनके काउंसलिंग से उनकी फैमिली में जो प्रॉब्लम थे वो भी चले गए। सास और क्या बहू में भी बहुत झगड़े थे, वो भी नलीफाई कर दिए हमने, वो भी कम हो गए। और शी इज नाउ लिविंग हैप्पीली विथ हर स्क्लेरोटिक पॉइंट्स। पर दवाई चल रही है, पथ्य चल रहे हैं। मैंने उनको कहा है कि अगर ये बढ़ा और रेस्पिरेटरी सेंटर में स्क्लेरोसिस हो गया तो आप विद इन सेकेंड आपकी डेथ हो सकती है। तो ये हम कर सकते हैं। मैंने स्क्लेरोसिस की ट्रीटमेंट नहीं की, मैंने हेतु निकाले परतंत्र के, वो बंद कर दिए और उसके विपरीत गुण की चिकित्सा की। एक मेरे पिताजी के ही पुराने फैमिली पेशेंट है, मतलब मेरे पिताजी फैमिली डॉक्टर है, उनके सारी फैमिली हमारे पास आती है, पारनेरकर नाम है उनका, और उनकी लड़की 18-19 साल की, उसको 15 साल की उम्र में पहली मेंसेस आ गई, उसके बाद मेंसेस नहीं है। कभी कभी आती थी तो 1 दिन 2 दिन के लिए 6 महीने में वगैरह आती थी, बाद में मेंसेस ही नहीं। ऐसे चल रहा है और स्थौल्य बढ़ रहा है। सोनोग्राफी की, सोनोग्राफी नॉर्मल, पीसीओडी नहीं है, पीसीओएस नहीं है, कोई भी, ये आवाज घूम रही है, थोड़ा कम कर दो, कोई भी सिस्ट या फाइब्रॉइड ऐसा कुछ नहीं है। एनाटॉमिकली शी इज नॉर्मल। उनका क्या कहते हैं वो साइकिल टेस्ट किया, क्या कहते हैं उसको, ओव्यूलेशन साइकिल टेस्ट किया तो वो भी नॉर्मल है। LH का लेवल नॉर्मल है, क्या कहते हैं प्रोलैक्ट, वो सब लेवल नॉर्मल है, सारे हार्मोन के लेवल नॉर्मल है, कहीं पे भी अवरोध नहीं है। तो गायनेकोलॉजिस्ट ने कहा कि आप में है ही नहीं कुछ, तो मैं क्या ट्रीटमेंट दूं, क्योंकि उनको रिपोर्ट चाहिए कुछ तो ट्रीटमेंट देने के लिए। मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। गायनेकोलॉजिस्ट मुझे उनका ये है कि यू आर असिम्टोमेटिक, नो सिग्निफिकेंट इन्वेस्टिगेशन। तो आप ऐसे ही कुछ, तो उन्होंने मल्टीविटामिन वगैरह दी थी और भाग छोड़ दिया था उनको। तो हेतु सारे स्थौल्य के तो है, चल रहा था, पर वो दिवास्वप उनमें बहुत सिग्निफिकेंट हेतु मुझे मिला। दिवास्वप, वो सुबह 10 बजे उठती थी, खाना खा के फिर सोती थी, और ये हर ऋतु में चल रहा था। एकदम लाडली बेटी, कुछ बोलने का नहीं, माता पिता ने तो नहीं, बाकी को नहीं कुछ बोलने का नहीं, बेटी अकेली बेटी, किसी कुछ बोलने का नहीं। उसको पति के घर जाके काम करना है तो अभी काम नहीं बताने का उसको कुछ। अरे भाई अभी नहीं करेगी तो अब वो उस टाइम क्या करेगी, उसको ये आदत लगेगी रहेगी ना। ऐसे लड़कों को भी करते हैं, नहीं लड़कों को काम नहीं कहना है, लड़के ऐसे काम नहीं करते, होते जाते हैं ऐसे सबने सब काम करने चाहिए। तो दिवास्वप ये बहुत बड़ा हेतु था, अव्यायाम में वो बड़ा हेतु था, और उसको सुबह 8 बजे भूख लगती थी। इसका मतलब क्या है कि रात का खाना उसका ठीक तरीके से हो रहा है, क्योंकि वो जल्दी खाती थी, एक अच्छा उसमें चीज थी उनमें। पर उस समय वो खाती नहीं थी क्योंकि सोती रहती थी। उठी भी तो वो खाना कुछ तो ऐसे लिक्विड पी लेती थी और सो जाती थी, और निद्रा खंडित थी, रात को थोड़ा खंडित थी। तो मैंने सारी दिनचर्या ठीक कर दी। सुबह सूर्योदय में उठने के लिए कहा, दिन भर काम करने के लिए, घर में सारे काम चीज़ें वो करना है, सब जो कॉलेज जाना है, पढ़ाई करना है, दिन भर करना है, दिन में 1 मिनट भी सोने का नहीं है। पानी कम कर दिया, रात का खाना जो है वो भी ठीक तरीके से कर दिया। सुबह जब भूख लगती है तब थोड़ा सा हल्का सा नाश्ता करने के लिए कहा, ब्रेकफास्ट, और वो पूरी ठीक हो गई। अभी उसको 2 महीने हो गए, इस नॉर्मल मेंसेस आ गए, 4-4 दिन के मेंसेस आ गए। और पहले वक्त बहुत ऐसे ग्रंथि युक्त खून गया। इसका उल्टा एक मेरे पास पेशेंट है। हम ब्रेकफास्ट में बहुत लोगों को बंद कर देता हूँ,
पर मेरे पास एक ऐसा पेशेंट है, वो मेरे ही उम्र का है और मेरे पिताजी ने उसके सारे वैक्सीनेशन वगैरह किए थे, इतने पुराने हमारे पेशेंट हैं। तो वो एक दिन मेरे पास आया और कहने, क्योंकि एज अ फ्रेंड है इसलिए तो वो ओपनली मुझसे कह रहा था कि मुझे ना बहुत सिर दर्द रहता है, दिन भर सुबह उठने के बाद तुरंत मुझे सिर दर्द शुरू रहता है और दिन भर सिर दर्द रहता है, और अभी मुझे ना बहुत मतलब मैं बहुत इरिटेट हो चुका हूँ उससे, क्या करूँ मैं। तो मैं बहुत दवाई लिया, मेरे पिताजी से वो बहुत दवाई लेता था, सारे माइग्रेन की ट्रीटमेंट, आम्लपित्त की ट्रीटमेंट सब हो चुका था। तो मैंने उसकी दिनचर्या निकलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि उसको सुबह भूख लगती है और उस समय वो कुछ खाता नहीं है। तो मैंने उसको सिर्फ ब्रेकफास्ट करने के लिए कहा। वो इस सिर्फ एक चेंज करने से उसके सारे बीमारी चली गई, सिरदर्द ही ठीक हो गया उसका। और वो लघु आहार कहने के लिए कहा, गुरु नहीं, लघु आहार मतलब ब्रेड वगैरह। मैंने एक पेशेंट को कहा कि आप लघु खाना खाओ, तो वो वड़ा पाव खा रहा था। मैंने कहा ये लघु कैसे है, अब पाव पानी पे तरंगता है और वड़ा अगर डाल दिया तेल में तो तैर के ऊपर आता है, तो ये लघु है। ये लघु नहीं है, ये गुरु है। ये मात्रा से गुणों से लघु होना चाहिए, अग्नि सापेक्षता लघु गुरुत्व देखना चाहिए। एक पेशेंट को मैंने दिया था, शोथ था उसको, पैर पे शोथ था, तो मैंने गुड़ शुंठी योग दे दिया उसको। तो वो 7 दिन के बाद और सूजा हुआ था। मैंने पूछा क्या हुआ, वो शुंठी नहीं मिले, मैं गुड़ खा रहा था। गुड़, सिर्फ गुड़ शोथक है। तो ये ऐसे भी परिणाम हेतु रहते हैं। एक पेशेंट ने 7 दिन की सुबह 2 रात को 2 ऐसे रोज की 4 ऐसे मतलब 7/28 टैबलेट सूट शेखर जल्दी ठीक हो जाए इसलिए एक साथ ली थी। 7 दिन कौन, मुझे टाइम नहीं इतना रुकने के लिए। 28 सूट शेखर, और फिर जलन होने लगी, वत्सना में उसमें जलन होने लगी। एक ने सपोजिटरी खा ली थी। कितने बार हम कहते हैं कि ये वर्ती है, उसका नाम वर्ती है पर कार्य उसका खलती है। उसने वर्ती खा ली थी और फिर इतना पेट दर्द शुरू हो गया, ये उदर शुल्क का परतंत्र हेतु। लेप गोली खा लेते हैं, लेप लगाने का जो रहता है ना, खा लेते हैं। और इसलिए मैं मतलब मेरे पिताजी का टैक्ट है, वो क्या करते हैं कि पेशेंट आते हैं कि बाल गिर रहे हैं, क्योंकि अरुण शक्या हुई है, खुजली हो रही है, तो हम प्लेन त्रिफला चूर्ण पुड़ी में करके देते हैं और उनको बताते हैं देखो ये चूर्ण पेट में नहीं जाना चाहिए, बच्चों को हाथ में नहीं लगना चाहिए, ये ऊपर रखो। तो वो बहुत संभाल के लगाते हैं और उनको लगता है कि डॉक्टर ने कुछ स्पेशल औषध दिया है हमें, तो हमारे ये ठीक हो जाएगा। अगर उनको कुछ नहीं त्रिफला चूर्ण है, हाँ डालो, वो तो कहते हैं हमें भी पता है त्रिफला चूर्ण से ये चला जाता है। तो ये टैक्ट भी रहती है, पेशेंट को मानसिक रीत्या हैंडल करने की भी टैक्स रहते हैं। और ये कभी कभी परतंत्र हेतु हो जाता है अगले व्यापक का। आगे मेरी नेबर ही है, आप बोर तो नहीं हुए ना, हमारे नेबर है, तो जब आती है तो हम डर जाते हैं क्योंकि वो 1 घंटा बात करके जाती है। ये बड़ा परतंत्र हेतु है उनका। तो वो जब आई तो उन्होंने कहने कि मुझे आज अभिजीत से बात करनी, मेरे पेट में मतलब एकदम होगा, अभी 1 घंटा गया मेरा जिंदगी में। तो ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने कहा कि मुझे एड़ी में शूल, बहुत शूल है यहाँ, एड़ी कहते हैं इसको, हील में बहुत शूल है, और मैंने वो इंजेक्शन लगाए हैं स्टेरॉइड के, ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाके, सूजन है, कुछ ठीक नहीं हुआ है। 2-3 इंजेक्शन ये टेम्पररी फर्क पड़ता है पर बार बार वो हो रहा है। तो हमारी पद्धति से मैंने 2-3 अभी वो पता चला है कि ये करते ही ये लोग। तो मैंने पूछा कि आंटी आप क्या सुबह उठने के बाद पानी पीते हो? बोले हाँ। कितने पीते हो? मैं दो इतने बड़े क्या कहते हैं, लोटी क्या कहते हैं उसको, बर्तन भर के मैं पानी पीती हूँ। मैंने कहा क्यों पीते हो आप? पहले तो आप नहीं पीती थी ये पानी, क्योंकि नेबर तो पता है हमें सब कुछ, ऐसे तो आप पहले नहीं करते थे। नहीं, वो मैंने ना माधुरी दीक्षित की एक इंटरव्यू पढ़ा,
और उसमें सवाल पूछा गया था कि आप अभी तक इतनी सुंदर कैसे दिखती हो, आपकी सुंदरता का राज क्या है, आपने फिगर कैसे मेंटेन की है। तो उसने वहाँ पे लिखा था कि मैं सुबह उठने के बाद 2 घंटे जिम करती हूँ और बाद में बहुत सारा पानी पीती हूँ। इन्होंने क्या किया, वो जिम करना, व्यायाम करना उनको आसान नहीं है, वो ओमिट कर दिया, बहुत सारा पानी पीती हूँ। वो पानी पीना शुरू था, उसको तकलीफ नहीं हो रही क्योंकि वो व्यायाम करके पानी पीती है। ये बिना व्यायाम के इतना सारा पानी पीती थी। मैंने कहा कि आपका मेरे ऊपर भरोसा है, क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर रहती है। घर वाले पहले हमारे से डरते हैं या दवाई लेने की। तो मैंने कहा आपको मेरे ऊपर भरोसा है? उन्होंने कहा है। पहले वो पानी बंद कर दीजिए, बस। बोला हाँ बस पानी बंद कर दीजिए। और मैंने उनको सिर्फ उस समय मुझे जो हाथ में लगी टैबलेट वो दे दी। पता नहीं मैंने क्या दिया, अभी याद नहीं आ रहा है। जो मुझे लगी अंदर हाथ डाला, जो टैबलेट मिली 4 गोले डाल दो, उनको दे दी, ये सुबह शाम ले लो। प्लेसिबो इफेक्ट था वो, कुछ मतलब ऐसे कुछ तो दिया है इसलिए दिया था। और 3 दिन के बाद वो आई कि मेरा पूरा पैर ठीक हो गया, मुझे बिल्कुल तकलीफ नहीं है। 3-4 दिन हो चुके थे। और फिर बाद में उन्होंने मेरी इतनी पब्लिसिटी की उनके सारे व्हाट्सएप ग्रुप पे। और फिर मैं उनसे पैसे तो नेबर है, पैसे तो नहीं ले सकता था, पर उनकी सारी फी मेरी दुप्पट तिप्पट वसूल हो गई। क्या हुआ था? ये परतंत्र शूल था। ये शूल यहीं पे हो सकता है ऐसा कुछ नहीं है। ख वैगुण ने यहाँ था, शूल हो गया। किसी को यहाँ हो सकता है, किसी को फ्रोजन शोल्डर हो सकता है, किसी को टेनिस एल्बो हो सकता है। हेतु देखो क्या है। टेनिस एल्बो के लिए टेनिस खेलना चाहिए ऐसा कोई नहीं है, टेनिस ही हेतु होता है ऐसा कुछ नहीं। तो ऐसे हमें पेशेंट देखने पड़ते हैं। हमारे एक आखिरी एक एग्जाम्पल बता दो, फिर टॉपिक अगर आप कहेंगे तो चेंज करेंगे, ना तो रुकेंगे। हाँ, अभी क्या होता है कि हमारी मैडम है, उनका अभी ये 10वां या 11वां चर्म निरूपण है। वो आयुर्वेद की कुछ मतलब मेरे से शादी हुई, यही आयुर्वेद का संबंध है उनसे, बाकी कुछ आयुर्वेद परस्पर संबंध कुछ नहीं है। एक दिन क्या हुआ, मैं ऐसे ही किसी निरूपण के लिए गया था, और वो जहाँ पे पहले काम करती थी एज ए HR, वहाँ पे एक पेशेंट, एक उनके साथ काम करने वाले ने उनको पूछा कि मैडम हमारे सर की अपॉइंटमेंट चाहिए, थोड़ा तकलीफ हो रही है वगैरह वगैरह। तो मैडम ने कहा कि हाँ वो तो अभी नहीं है नासिक में, 3 दिन के बाद आएंगे, तो आप बाद में 3 दिन के बाद आपकी अपॉइंटमेंट में लेके रखती हूँ। पर उनको अभी निरूपण सुनती है या मेरे घर से मुझसे भी सुनती रहती है, पेशेंट देखती है, तो उनको पता है कि क्या क्या हेतु है। उन्होंने कहा कि क्या तकलीफ है आपको? उन्होंने कहा ऐसा ऐसा मुझे हो रहा है। क्या आप सुबह उठने का पानी पीते हो? उन्होंने कहा हाँ पीता हूँ। रात को सोते वक्त दूध पीते हो? मैंने कहा पीता हूँ। खाना खाने के बाद त्वरित पानी पीते हो? हाँ पीता हूँ। और 3 दिन सिर्फ आप वो बंद कर दीजिए, और फिर इस समय 3 दिन के बाद सर आएंगे, आप मिल लीजिए उनके पास। तो ठीक है, हाँ बोला। 3 दिन के बाद मैं जब आया नासिक में, तो उन्होंने बोला कि सर आए, आपको अपॉइंटमेंट चाहिए? मैं फ़ोन करके रखती हूँ, शाम को आप आएंगे। नहीं नहीं मैडम, को अपॉइंटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्या हुआ? मैं ठीक हो गया हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं। मैंने कहा ऐसे मेरे पेशेंट मत भगाओ यार, हमारा घर चलता है उसके ऊपर। ये ज्ञान, मजाक छोड़ दो, ये ज्ञान पहले घर घर में था, और इसे डॉक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। ये हेतुत्व है। लोग लंघन क्यों करते थे? चातुर्मास क्यों करते थे? रोजा क्यों रखते हैं? इट्स अ काइंड ऑफ आज क्या करते हैं लोग? उपवास के नाम पे। मैं नहीं बताऊंगा क्या कर, आपको पता है क्या करते हैं। रोजा में क्या होता है? सूर्योदय से पहले सारा खा लेते, घड़ी देख के सूर्य पहला, और सूर्यास्त के समय ये भी खाने का नहीं। और जैसे सूर्यास्त होता है वो बैठे रहते सब लेके। मेरा फ्रेंड है, मैं जाता हूँ उसके साथ में रोजा छोड़ने के लिए। मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरे साथ ही MD हुआ, संहिता में MD हुआ है। हम उनके घर पे हमेशा जाते हैं रोजा में खाना खाने के लिए।
बैठे रहते सब लेके, खजूर, वो क्या कहते हैं, मिल्क शेक, सारा गुरु पदार्थ है, नॉनवेज। और जैसे सूर्यास्त हो गया शुरू। क्या हो रहा है? जब भूख नहीं है तब खा रहे हैं, जब दिन भर भूख है, काल है, तब कुछ नहीं है, और त्वरित एकदम गुरु आहार है। रोजा, और उसी समय चातुर्मास भी चलता है हमारा। रोजा और चातुर्मास एक ही काल में है, उसके पीछे का क्या लॉजिक है वो अलग है, पर आज वो विकृत हो चुका है। रोजा भी विकृत हो चुका है, चातुर्मास भी विकृत हो चुका है। और जैसे ही चातुर्मास और रोजा खत्म होता है, मेरा अनुभव ऐसा है कि उदर शुल्क के, शिरस शुल्क के, अल्सर के, पाद शुल्क के रुग्ण बढ़ते हैं, अतिसार के रुग्ण बढ़ते हैं, अर्श के रुग्ण बढ़ते हैं। ये परतंत्र हेतु है, विषमाशा नहीं। मेरे एक रिलेटिव, शादी नई नई, मतलब शादी एंगेजमेंट हो चुकी थी, शादी होने बाकी थी, मतलब उस समय की बात है। तो वो आए एक दिन घर पे, तो उनके पूरे बदन पे ऐसे फुंसियाँ थी, मतलब क्या कहते हैं, थोड़ा ऐसे रेड कलर का ऐसा गिरा हुआ था, और खुजली, अरटी गिरी, और बड़े बड़े थे, और खुजली थी बहुत। और वो आए तो वो बहुत, मतलब वो परेशान थे कि मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। तो मैंने उनको पूछा कि क्या क्या आप करते हो, आपको बताओ। तो उन्होंने वो बताया कि मैं एकदम चिल्ड पानी पीता हूँ, बर्फ का पानी, फ्रीज का, सारे 12 महीने। तो मैंने कहा क्या आप वो बंद कर सकते हो, प्लीज आप वो पानी बंद कर दीजिए। और उन्होंने मेरी बात सुनी, और उन्होंने सिर्फ वो चिल्ड पानी बंद कर दिया, उनकी सारे वो अर्टिकारिया थे वो पूरे ठीक हो गए। और उनको पता चला कि चलो हमारे होने वाले जो रिलेशन में थे, मैडम की तरफ से रिलेशन था, वो दामाद जो है अभी वो ठीक है, उनको कुछ आता है। उनका विश्वास मेरे ऊपर बैठ गया उस एक घटना से। क्या है? पित्त, ये पित्त प्रकोप परतंत्र था उनका। उन्होंने सिर्फ पानी बंद कर दिया, वो पूरा शीत पित्त बंद हो गया। तो ऐसे दोष के हेतु से स्वतंत्र और परतंत्र हमें तय करने चाहिए। मैं क्या करता हूं क्लिनिक में, अभी मैंने क्या किया है कि मैं रुग्ण जब आता है तो उसके जो लक्षण है वो जिस क्रम में बताता है लक्षण, उस क्रम को भी महत्व है। पहले उसके लक्षण लिखने के, क्या कह रहा है वो, क्या क्या हो रहा है, नेवर आस्क लीडिंग क्वेश्चन। तो मैं लक्षण लिख के रखता हूं, और उसके लक्षण के सामने काल लिखता हूं, कब से हो रहा है। उसमें से भी पता चलता है, अभी कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, तो काल से पता चलता है कि पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। और फिर प्रायः उसके दोष क्या है, शिरशूल है, वात है, अंगदाह हो रहा है, पित्त है, जी मचल रहा है, पित्त है, ऐसे प्रायः लिख के रखता हूं दोष। और गुण भी जहां जहां मुझे सूझता है वो मैं लिख के रखता हूं। फिर मैं दिनचर्या निकालता हूं, और दिनचर्या में सुबह उठने के बाद से दूसरे दिन सुबह उठने तक क्या क्या करते हैं, पूरा 4-5 कॉलम है मेरे। उसमें पहले कॉलम में वो क्या, दिनचर्या है, फिर हितकर और अहितकर। समझो वो कह रहा है कि सुबह 8 बजे उठता हूं, अहितकर। उठने के बाद बहुत सारा पानी पीता हूं, अहितकर। आधा घंटा व्यायाम करता हूं, हितकर। ब्रेकफास्ट में ये खाता हूं, हितकर या अहितकर। ऐसे पूरा दिनचर्या निकालनी चाहिए। और उसके बाद में जो जो अहितकर है, जिन जिन के सामने अहितकर टिक हुआ है, उनके सामने दोष लिखने के और गुण लिखने के 5वें कॉलम में। पॉसिबल हुआ तो धातु भी लिखने के, कौन से धातु का ये वो है। और फिर लक्षणों से जो दोषों का ग्रुप आया है, समझो वात पित्त आया लक्षणों से दोष, और दिनचर्या से शेषम पित्त आ गया, तो ये वात, ये शूल जो है शूल, ये परतंत्र है। और दोनों दोषों का समुच्चय एक समान आ गया, स्वतंत्र। तो चिकित्सा क्या करने की, जो जो अहितकर है वो बंद करने के लिए कह दो, उनके गुण हमने निकाले हैं, दोष हमने निकाले हैं, उनके विपरीत चिकित्सा दे दो। आसान। सर के पास पढ़ने से पहले हमारे पास बहुत सारे कल्प होते थे, पूरा क्या कहते हैं, रैक भर के दवाइयाँ, ये गुटी वो गुटी ये गुटी। अभी आप मेरे क्लिनिक में कभी भी आओ,
10 या 15 चूर्ण छोड़ के कुछ नहीं है। ये जब पहली बार आए थे मेरे क्लिनिक में, वो मेरा पुराना क्लिनिक है, उनको जब पता चला कि ऐसा ऐसा है, हम एमडी के हमारे गाइड है, तो वो क्लिनिक में मिलने के लिए एक बार आए थे मुझे, और उन्होंने देखा मैं ऐसा बैठा था मेरे पुराने क्लिनिक में, और पास में ऐसा एक सिर्फ रैक है और उसमें सिर्फ एक 10-12 बॉटल्स है, और उसी से मेरा काम चल रहा है, पूरा क्लिनिक उसी से चल रहा है। इन्होंने मुझे पूछा था, सर आपको इससे अलग कुछ दवाइयाँ आती नहीं है क्या? इतना ही पढ़ाई है क्या आपकी? मेरे क्लिनिक में कितने क्या क्या मैं वो बताता हूँ। मुस्ता, किरात तिक्त, गुडुची, पुनर्नवा, गुळवेल, सारिवा, गोखरू, सूटशेखर मतलब कल्प सूटशेखर, अविपत्तिकर, सीतोपलादी, तालिसादी, टंकण, बस खत्म हो। कोई भी रुग्ण, इसके आगे जो लगेगा वो रखता हूं मैं, शंखवटी, आरोग्यवर्धिनी, कांचनार, पर वो ज्यादा इस्तेमाल में नहीं आते, कभी कभी आते हैं। प्रायः इतनी दवाई में चलता रहता है। शादी होने के बाद में ये जब पेशेंट को मेरे पास चेकने के लिए देखती थी, तो या फिर मैं किसी कोई घर पे आता पेशेंट में, वो कहता कुछ नहीं आपको आजीर्ण है। उन्होंने एक बार पूछा कि आपको बाकी कुछ नहीं आता क्या, सिर्फ आजीर्ण है आपको? किसी को भी आप आजीर्ण नहीं कहते हो, बाल गिल रहे आजीर्ण है, पेट में दर्द है आजीर्ण है, अतिसार है आजीर्ण है, सब आजीर्ण है, बाकी कुछ है कि नहीं आयुर्वेद में? आज उसकी व्याप्ति बड़ी है, परतंत्र दोष प्रकोप की व्याप्ति बड़ी है। मेरे अभी तक के प्रैक्टिस में ऐसा है कि वेरी रेयरली स्वतंत्र दोष प्रकोप देखा है मैंने, वेरी रेयरली। प्रायः 99.99% रुग्ण ये संतर्पण के, अजीर्ण के और अध्यशन के और विषमाशन के विरुद्धशन के। तो हमें क्या करना चाहिए, इसका मार्ग वाग्भट जी ने बताया है। अष्टांग हृदय, सूत्रस्थान अध्याय 12, ये सूत्र निकलना है, और जिनके पास नहीं है वो लिख लो ये सूत्र। सूत्र नंबर 61, तान, सूत्र लिख लो, तान लक्ष्ये अवहितो अवहिताः, तान लक्ष्येत अवहिताः विकुर्वाणान् प्रतिज्वरम्, तान लक्ष्येत अवहिताः विकुर्वाणान् प्रतिज्वरम्। तान मतलब स्वतंत्र परतंत्र, इनका लक्ष्य देखो कैसे, अवहिता दत्त चित्त, टीकाकारों ने लिखा है अवहिता इति दत्त चित्ता। दत्त चित्त इसका मतलब ध्यान लगा के, स्वतंत्र और परतंत्र ध्यान लगा के आपको देखना है, किसमें? प्रतिज्वरम, प्रतिविकार। आपके सामने आने वाले हर रुग्ण में क्या ये स्वतंत्र है या परतंत्र है, इसका विचार करना चाहिए। प्रतिज्वरम स्वतंत्र परतंत्र, हाँ, विकुर्वाण, ये वर्तमान काल धातुसाधि विशेषण है, करना चाहिए। विकुर्वाण तो करते हैं और विसर्प चिकित्सा अध्याय निकालिए। अगर 5 दिन का वक्त है, अगर वक्त मिला तो विसर्प विस्तार से लेंगे, पर आपके ऊपर डिपेंड है वो। विसर्प चिकित्सा 21 30 नंबर का सूत्र, वातज विसर्प। 29 पहले पढ़ेंगे। 29 है, मिल गया सूख का सूत्र, रुक्षोष्ण ही केवलो वायु पूर्ण ही वा समावृतः प्रदुष्टो दूषयन दुष्यान विसर्पयति यथा बलम। अब इसकी टीका पढ़ेंगे नीचे, कोई तो एक पढ़िए टीका, इनके पास माइक है तो पढ़िए। रुक्षोष्णे इत्यादिना कृतत् हेतुलक्षणम् आह, अत्र च रुक्षादिभिः स्वतन्त्रः पूर्णेन च मार्गावरोधः कुपितः परतन्त्रो वायुर्ज्ञेयः।
वातज विसर्प है, दो प्रकार बताए, खुद टीकाकार ने बताया। ये टीका महत्व की है। रुक्षोष में ही रुक्षदि भी से अगर हो रहा है तो वो स्वतंत्र वातज विसर्प है, और पूर्णेन मार्गावरोध से अगर कुपित होके विसर्प हो रहा है तो वो परतंत्र वायु है। उसमें जो दोष प्रकोप है वो परतंत्र है। तो ये विचार ग्रंथकार कहीं छोड़ते नहीं, कभी छूटता नहीं, हर जगह ये इसका विचार करते हैं। एक आखिरी किस्सा बताता हूं और फिर यहां पे ये विषय खत्म करेंगे। मेरी इच्छा भी है, मेरा स्टेमिना भी है और एक विषय रखने का। आप मुझे बताइए कि क्या करना है। एक किस्सा ऐसा बताता हूं मैं कि मेरी एक स्टूडेंट है, अभी वो BMS हो गई। उसकी माँ, एक दिन वो उसकी माता जी को लेके आई। उनको पूरे फेस पे ऐसा ब्लैक सर्कल हुआ था, इसको मराठी में वांग कहते हैं, जैसे बिडाल जैसा, बिल्ली जैसे दिखती है ना ऐसे अंधेरे में, ऐसे इस तरीके से उनको ऐसे आंखों के ऊपर दिख रहा था। व्यंग, हाँ। तो उसकी उन्होंने बहुत ट्रीटमेंट की, पूरा ब्लैक हो चुका था ये ऐसा। और वो लेके आए माता जी को, मेरे क्लिनिक में लेके आए। सर आप देखिए कुछ कर सकते हो तो क्या क्या कर सकते हैं, क्या इसमें हम सब कुछ हो, रक्त मोषण हो चुका है, वो नेत्रबस्ती हो चुकी है, तर्पण हुआ है, वो सब करके आए थे पंचकर्म। शो एलोपैथिक ट्रीटमेंट हो रही, सब है, साइकियाट्रिक भी हो गई, क्योंकि काउंसलिंग वो उनकी फैमिली में प्रॉब्लम था तो वो भी चला। मैडम ने भी बाद में उनका काउंसलिंग किया, थोड़ा ग्रेव प्रॉब्लम था, उनके पति की डेथ हो चुकी थी, तो वो भी हमने बाद में कर दिया। तो हेतु जो निकाले तो वो एक नासिक के पास एक प्लेस है ओझर नाम की, वहाँ पे मीग जो प्लेन रहते हैं, मीग एयरप्लेन जो लड़ाऊ विमान कहते हैं उसको, उसकी पूरे इंडिया में एक बड़ी वो फैक्ट्री है मीग विमान की, उसमें वो ऑफिस में काम करती है। और सब दिन भर बैठा रहना, टेंशन बहुत है। और इससे बाकी सारे हेतु संतर्पण के ही थे। अभी वो हेतु आप ही मुझे बताओगे क्या हेतु है। अजीर्णाशन था, अध्यशन था, मैंने हेतु निकाले, हेतु बंद कर दिए और सिर्फ सारीवा घनवटी शुरू की थी उनको, बाकी कुछ नहीं था। और 15 दिन में पूरा वो ब्लैकिश था, वो पहले रेडिश हो गया। और फिर मैंने उनके बाद में उनको एक विरेचन दे दिया, मृदु विरेचन दे दिया, और वो पूरा चला गया। अभी बिल्कुल एक इतना भी शेष नहीं रहा, वो पुनरुद्भव ही नहीं। ऐसे तो बहुत किस्से हैं मुझे याद, मतलब किस्से बताने के बैठेंगे तो सुबह तक बात कर सकें। सारे पेशेंट, मतलब इतने सारे रुग्ण आते हैं, प्रमेह हो, दो तो कैंसर के रेक्टल कैंसर का रुग्ण है, पर वो मेरे पास ज़्यादा दिन रुका नहीं क्योंकि वो केमोथेरेपी दे चला गया, पर वो परतंत्र ही था। एक हेतु मुझे कैंसर से याद आया, जब मैं BMS में था, MD करा था, तो मेरे जो गाइड है वो कैंसर तज्ञ है, उनका इंटीग्रेटेड कैंसर रिसर्च सेंटर है। तो एक पेशेंट मेरी जिम्मेदारी थी वहाँ पे कि पेशेंट की हिस्ट्री निकालने की, और फिर वो सर के पास बड़ा सेंटर है वहाँ पे बागोली में, पुणे के नजदीक। तो पेशेंट एक आई, ब्रेस्ट कैंसर की पेशेंट थी, पति के साथ आई, सारे हेतु निकाले तो इतने बड़े ग्रेव हेतु नहीं थे कि कैंसर हो जाए। अभी अध्यशन अजीर्णशन तो थोड़ा बहुत था, पर इतना मुझे लगा नहीं कि कुछ। मैं तो सोचा थोड़ा सर देख लेंगे, मैंने भेज दिया सर अंदर केबिन में। उनके पति बैठे थे बाहर, वो बाद में मेरे पास आए और वो कहने लगे कि देखो, आप अगर उसको बताएंगे नहीं तो मैं आपको एक चीज बताने वाला चाहता हूँ। शादी के बाद कुछ साल के बाद हर पति की यह अवस्था हो जाती है, तो उसमें कुछ नया नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है, उनको नहीं बताएंगे, आप बताओ क्या है। वो ना रोज इतनी, क्या कहते हैं, मिट्टी खाती है, इतनी मृत भक्षण, इतना कटोरा भर के मिट्टी खाती है, और हम छुपाते हैं वो मिट्टी, वो ढूंढ लेती है, और रात को हम सब सोने के बाद में वो भर्जन करके वो मिट्टी फ्राई करती है, और वो इतना बर्तन रोज खाती है। ये बड़ा परतंत्र हेतु था। अगर हेतु पता ही नहीं चलता तो वो कभी ठीक नहीं होता। ये बड़ा हेतु था परतंत्र। तो ऐसे बहुत सारे
हेतु मिलते हैं हमें, उक्त ग्रंथ में है, अनुक्त व्यवहार में बहुत सारे मिलते हैं, पर प्रायः अजीर्णाशन अध्यशन। तो ऐसे परतंत्र दोष प्रकोप का विचार ये हमें सिखाना चाहिए। क्लिनिक एटलीस्ट हमारे पास क्लिनिक में जो बच्चे आएंगे, स्टूडेंट आएंगे, उनको हमें सिखाना चाहिए। और हमने हमारे हर रुग्ण में क्या है, स्वतंत्र है या परतंत्र है, वो देखना चाहिए। स्वतंत्र है तो खुद की चिकित्सा करो, परतंत्र है तो जो दोष प्रकोप हेतु है बंद कर दो और उसकी चिकित्सा करो, और फिर शेष दोष बचा तो शेष कुछ बचा तो उस लक्षण की चिकित्सा करो, तो ठीक हो जाता है। किसको टाइम लगता है, किसको जल्दी ठीक होता है, पर 7 दिन में कुछ ना कुछ तो उपशय मिलना चाहिए। मैं ये कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं कि मैं डरता नहीं हूं अभी किसी भी पेशेंट। मुझे पहले डर लगता था, अभी सर के पास मैं 10 साल से पढ़ाई कर रहा हूं, मुझे अभी डर नहीं लगता। कोई भी पेशेंट कोई भी आएगा, और मेरा ये अनुभव है कि इस पद्धति से अगर ट्रीटमेंट की तो 7 दिन में कुछ ना कुछ तो उपशय मिलता है। अभी तक का मेरा एक भी रुग्ण ऐसा नहीं है कि जिसको मैं 1.5-2 साल तक ट्रीटमेंट दे रहा हूं, जो है वो क्रॉनिक है, जो मैंने बताया लिवर सिरोसिस है। ऐसे बाकी के जो रुग्ण है वो त्वरित ठीक हो जाते हैं। प्रतिशाय कास, कई रुग्ण तो ऐसे हैं कि आते हैं, सर आपकी पुड़ी से मैं ठीक होता हूं। पर पुड़ी क्या है, मतलब मेरा एक फॉर्मूला है, सितोपलानी तालिसादी टंकण प्रतिशाय कास के लिए, ज्वर के लिए, और उसकी मात्रा कम ज्यादा करता हूं रुग्ण के बल और दोषों को देख के। कभी कभी टंकण नहीं डालता, पित्त अनुबंध हो तो सितोपला तालिसादी वासा डाल देता हूं, कभी लक्ष्मी विलास कूट के उस चूर्ण में डाल देता हूं। तो ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हमें करना आना चाहिए। तो वो कहते हैं आपकी पुड़ी से ठीक होते हैं। वो पुड़ी एक मात्र है, पहले हेतु बंद करते हैं। तो ये कई अनुभव है। क्या टॉपिक चेंज करना है, रुकना है 5 मिनट, 5 मिनट रुकना है, 5 मिनट गैप लेंगे। और अगर आपकी इच्छा है तो विरुद्ध आहार, सर विरुद्ध आहार ये जो विषय है ये भी महत्व का है। इसके बाद में विरुद्ध आहार इस विषय के बारे में 5 मिनट। Pulkeshi College student, one of the lady student, please come and meet the manager. Any student from Pulkeshi College, Badami? और यहाँ पे किताबें रखी है, बहुत लोगों ने ली है। उसमें से एक चरकुहन किताब है, वो मराठी में है, उसका हिंदी अंग्रेजीकरण चल रहा है। कन्नड़ किसी को करना है तो आप कर सकते हो किताब लेके। दूसरी किताब है अंग्रेजी में है सर की, चरक श्रुति प्रकाश, वो SDM हसन कॉलेज ने पब्लिश की है। जो मराठी किताब है उसका 300 कॉस्ट है, जो इंग्लिश है उसका 80 रुपीज है। भाव प्रकाश निघंटू जो मेरी किताब है वो है, मौलिक सिद्धांत है, उसमें तंत्रयुक्ति वगैरह का वर्णन किया है, मराठी में है दोनों। भाव प्रकाश निघंटू मराठी में भी है पर वो रेडी रेकनर जैसा है, और सूदशास्त्र मतलब पाकशास्त्र में ऊपर है, वो भी मराठी में है। उसके भी हिंदी अंग्रेजी प्रयास चल रहा है हमारा। तो यहाँ पे वो अवेलेबल है, जिनको चाहिए वो देख सकते हैं, ले सकते हैं। Any student from Badami College, please come and meet me, please. Pulkeshi College, Badami. वो SDM के बच्चों के पास है, चरक श्रुति पर। कहाँ गया वो नंदन, इनका देखो अंग्रेजी है। Sir, has got one doubt, sir. You had told in Staulia, he mentioned, no, sir, in the beginning always Kleshmalahara Sevika, then it causes some Veda, and then Kleshmal, that will be a Swatantra Hetu, no? Directly it is caused. नहीं, पर उससे आमा एवं अन्न रसा हो रहा है, डायरेक्ट सोल लेने हो रहा है।
अगर श्लेष्मलाहार से अगर आम अन्न रस उत्पन्न हो रहा है, उसमें बाकी भी हेतु है, दिवा स्वप्न रत है, अध्यशनशीलीन है, और उससे अगर आम रस अन्न हो रहा है और आम प्रदोष से अगर स्थौल्य हो रहा है तो वो परतंत्र है। पर डायरेक्टली आम प्रदोष नहीं हो रहा है, पर श्लेष्मा प्रकोप होकर स्थौल्य हो रहा है तो वो नहीं, वो स्वतंत्र है। पर आम प्रदोष होकर अगर हो रहा है, आम प्रदोष के लक्षण ठीक है, सामदोष के क्या लक्षण है, स्रोतरोध बल भ्रंश गौरवान नीलमूर्ता आलस्य प्रतिनिष्ठो, वो लक्षण है उसके साथ में, स्थौल्य के साथ, तो वो परतंत्र है। ये फर्क है उसमें। थोड़ा योग गुरु लोग जो बोलते हैं सुबह इतना पानी पीना उतना पानी पीना वैसे क्या है, और प्रमेह में जो डॉक्टर साहब ये कहते हैं बार बार खाली करना है, इसे भी वो प्रमेय की चिकित्सा में हो जाए। हाँ वही पर बताओ हाँ हाँ जरूर धातु पाक के दो अर्थ हैं। धातु पाक के दो अर्थ हैं। धातु सुनो, धातु पाक प्राकृत भी होता है तो धातु परिणमन होता है, उसको भी धातु पाक ही कहते हैं। परिणमन धातु का पचन हो रहा है, रस पचन हो गया, रस का परमाणु निर्माण हो गया, आगे रक्त परिणमन हो गया, रक्त धातु निर्माण हो गया, मांस धातु निर्माण, ये भी परिणमन, ये प्राकृत धातु पाक है। और विकृत धातु पाक क्या है, व्याधि निर्माण हो रहा है, धातु अति मात्रा में पचन हो रहा है या फिर वो पोथ युक्त हो रहा है, ये धातु पाक ही है। माधुर्यदान में उसकी व्याख्या धातु पाक। अगर माधुर्यदान होगा आपको तो निकाल दे दीजिए मुझे, व्याख्या निकाल देता हूँ। और हमें चिकित्सा दोष पाक करना है, दोषों का पचन करना है। Rest is even for him. Please meet up. Take rest for 5 minutes and make him out. डाऊट नाही आहे सर, आपल्या इकडे महाराष्ट्रामध्ये कॅन्सर हॉस्पिटलमध्ये व्यवस्थित आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट मिळायला असं दोन आहे, पुण्यामध्ये गाडगीळ सरांचं आहे आणि वाघोलीला सरदेशमुख सरांचं आहे, आणि पुण्यात धनंजय कुलकर्णी पण आहे। चांगल्या हॉस्पिटलमध्ये आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट पाहिजे हो मी आहे, वाघोलीला मी येईल, धनंजय कुलकर्णीकडे मी येईल, पुनर्वसूत जातो, पुनर्वसू पुण्यामध्ये। सर लास्ट you said no after getting Udgar Shuddhi, that Prashrushta Vinmotra Shuddhi Somale, if I am eating morning like only 2 chapati, okay, I will get today I will get around 2 o'clock Udgar Shuddhi and I will eat. Tomorrow I will take heavy food Guru Ahar मॉर्निंग में after Udgar Shuddhi only I am taking the food, but it is Guru. It is taking longer time to get digested, no? That uneven time. हाँ वो हेतु होगा, एक दिन करेंगे तो नहीं होगा, पर बार बार करेंगे तो वो हेतु होगा। बार बार अगर ये हो जाएगा, But it is not. I am not getting hungry. हंगरी नहीं हो रहा इसका मतलब वो अभी तक आचरण चल रहा है, परिणमन चल रहा है आपका, परिणमन हुआ नहीं है। आज अगर हंगरी नहीं है, भूख लगनी चाहिए ना आपको, हाँ तो भूख शुद्धबोध होना चाहिए ना। हाँ बुक आज एक घंटे नेक्स्ट डे 4 o'clock like that. If it is fluctuating, it is right or wrong? नो रॉन्ग। Wrong. Then how I should manage जब with that? भूख लगने लगेगी तो गर्म पानी पीना है, Okay. और पूरे अच्छी तरीके, अभी मुझे खाने के लिए दो, Sharad तब तक खाना Kumar. नहीं। Dr. That Sharad I Kumar from understand. SDM. That if it is Hassan. fluctuating, if that is fluctuating. Dr. Sharad Kumar from SDM Hassan is क्या होता है, ऐसा करने से requested कुछ दिन फ्लक्चुएट रहता है, पर बाद में बॉडी क्लॉक बैठ जाता है, फिर बॉडी क्लॉक का कहती है कि And Dr. Hoshikesh also. खाने का वक्त हो Delegates गया। are waiting for books. Dr. Hoshikesh. Sir, one more. You told me like usually you advise to skip the breakfast. If there is like they feel hunger but still there will be ajirna, so usually you say to skip the breakfast. But instead of correcting the dinner pattern whatever he has, why do you ask for skipping the breakfast, sir? We can say to skip the dinner नहीं, or वो परिणमन नहीं हो रहा है ना उनका, तो कुछ दिन परिणमन के लिए एक वक्त दीजिए, और फिर अगर भूख लगी तो लघु अन्न दे दीजिए। वो डिपेंड ऑन पर्सन, ऐसा एडमेंट में रूल नहीं है कि आप बंद कर दो। मैंने कहा ना एक रुग्ण कि उनको मैंने ब्रेकफास्ट दिया तो वो ठीक हो गए, उनका सिरदर्द ठीक हो गया, क्योंकि वो स्वतंत्र था, वातज था। तो ये हमें हर रुग्ण में प्रति रुग्ण देखना है कि इसको क्या करना है, इसको क्या करना है। नॉट नेसेसरी कि ये यू शुड फॉलो इन एवरी रुग्ण।